जो कि फ्लोरा फोना साइंस फाउंडेशन, जैसा कि आप सभी जुड़े हुए हैं, उसके द्वारा संचालित किया जाता है। हमने पिछले वर्ष एक वेब सीरीज कंप्लीट की है, जिसका थीम था पोषण से रोशन। उससे पहले का थीम था खेत से सेहत, और इस वर्ष का जो थीम हमने लिया है, विषय चुना है, वो है कृषि से खुशी। हमारे बीच में डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, जो कि निदेशक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI पूसा के। उनका स्वागत और थैंक यू सो मच। धन्यवाद भी कि आज जो इनॉग्रल टॉक होने जा रही है, उसके लिए जब मैंने उनसे निवेदन किया तो उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दी कि हाँ, मैं जरूर आऊँगा। और मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, जो कि निदेशक हैं IARI के, इन्होंने PhD भी IARI से ही की है, पूसा से। और मैं भी क्योंकि पूसा से रहा हूँ और उसी डिवीज़न से जहाँ से ये हैं, मैं भी जेनेटिक्स डिवीज़न का छात्र था इनसे पहले। और इनको मैंने एक छात्र के रूप में, एक मेधावी छात्र के रूप में और एक बड़े अच्छे वैज्ञानिक के रूप में देखा है। और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि वो इस संस्थान के निदेशक हैं और उसको बड़े अच्छे तरीके से, सुचारू रूप से उसका नेतृत्व कर रहे हैं। जो सबसे अच्छी बात मैं देखता हूँ डॉक्टर अशोक के अंदर, कि इनमें एक लालसा है, इनमें एक ज़ील है, जिससे ये जो भी कार्य करते हैं उसको शीर्ष तक ले जाना चाहते हैं। तो एक इनका काम ऐसा है जिसके बारे में आप सभी परिचित होंगे, लेकिन आज आप ज़्यादा परिचित हो जाएँगे। वो है बासमती, जो बड़े कॉमन शब्दों में 11-21 के नाम से जाना जाता है। और चाहे वो इंडिया गेट हो या पतंजलि हो या कोई भी आपको ब्रांड मिलते हैं, उसके नीचे आप पाएँगे लिखा हुआ होता है 11-21। तो एक जो अवधारणा थी कि बासमती में ऐसा कुछ सुधार हो सकता है या नहीं हो सकता, और जब जेनेटिक्स द्वारा सुधार होगा तो क्या उसके वो गुण रहेंगे, वो उस अवधारणा को सीधा किया, उसको तोड़ा कि ऐसा नहीं है कि वो नहीं सुधारा जा सकता, और उसको जो एक आम चावल है, आम धान है, उसके बराबर की उत्पादन क्षमता भी दी जा सकती है। तो इस कार्य के साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। हमारी फ्लोरा फोना साइंस फाउंडेशन के बारे में जो आज पहली बार अगर जुड़े हैं कुछ लोग जो श्रोता हैं, उनको बताना चाहूँगा कि फ्लोरा फोना साइंस फाउंडेशन वैज्ञानिकों, छात्रों, रिसर्च स्कॉलर्स, मास मीडिया, जो कॉमन मैन, कॉमन मासेस, समाज से जुड़े हुए कई अंगों के लोग, और जो बिजनेस में हैं, इंडस्ट्री, और जो उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो सभी इसके सदस्य हैं। और ये पूरे भारतवर्ष में इसके सदस्य आते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने जो एक अपना मिशन बनाया हुआ है, वो है हम ई विलेजेस बनाने चाहते हैं। ई विलेज का मतलब एंटरप्रेन्योरियल विलेज, यानी कि उद्यमी ग्राम। तो वो उद्यमी ग्राम बनाने के लिए किस तरीके से विज्ञान उनको वहाँ पहुँचा सकती है, हम एक संगम बनाने का प्रयास करते हैं। और उस संगम में किसान, ज्ञान, विज्ञान और विद्वान, ये चारों जुड़ जाते हैं हर मंच पे। और उसके बाद हम जो लाभ प्राप्त करते हैं हमारे वक्ताओं द्वारा, जो व्याख्यान देते हैं, जो अपनी टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी या अपना एंटरप्राइज के बारे में बताते हैं, उससे बहुत लोग सीखकर आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ भी रहे हैं। तो उस विजन के साथ कि हमें अपना उद्यमी ग्राम बनाने हैं, समर्थ ग्राम बनाने हैं, जो कि आत्मनिर्भर हों। और जैसा कि आप जानते हो, हमारे राष्ट्र का मिशन भी है आत्मनिर्भर बनना। अभी जब हम इस जर्नी पर चले, तो उस बीच में हमने अपने विजन को थोड़ा और इवॉल्व किया, और हमने भारत को कैसा हम देखना चाहते हैं उसके बारे में एक परिभाषा दी कि फ्लोरा फोना साइंस फाउंडेशन प्रसन्न भारत बनाना चाहती है। वो भारत जिसमें सभी खुश हों, सभी के चेहरे पर मुस्कान हो, और वो मुस्कान अंदर से आए, ताकि
उनके जो सामर्थ्य हैं वो अच्छे हो गए हैं, इसलिए वो मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए वो मुस्कुराएं कि वो खुशहाल हों, इसलिए मुस्कुराएं कि वो सेहतमंद हों। और जैसा कि जो जुड़े हुए हैं हमारी फाउंडेशन से वो जानते हैं कि हम हेना के रास्ते पर चल रहे हैं। हेना यानी HE हेल्थ के लिए, N न्यूट्रिशन के लिए और A एग्रीकल्चर के लिए। इस हेना को हम आगे लेकर बढ़ रहे हैं और एक इंटीग्रेटिव, इंक्लूसिव और इनोवेटिव मोड पर आगे बढ़ते हैं। तो प्रसन्न भारत को जब हमें प्रसन्न बनाना है तो फिर हमारी कृषि भी प्रसन्न करने वाली होनी चाहिए। इसीलिए इस वर्ष का जो विषय चुना गया है, जो थीम चुना गया है, वो है कृषि से खुशी। अब वो खुशी कैसे आएगी? वो खुशी आएगी कि जो किसान है या किसान के बच्चे हैं, जो या विलेजर्स हैं, जो ग्राम के लोग हैं, वो ऐसी प्रौद्योगिकियां और ऐसी तकनीकियां सीख पाएं जिससे वो कम से कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक लाभ कमा पाएं। तो इसका मतलब नई फसलें या फसलों में कुछ ऐसा सुधार हो कि उसकी कीमत अधिक मिले, या पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग है जिससे उनको अधिक आय हो सके। और जो नए जो विश्व जिस तरफ भाग रहा है, आजकल उसको सुपर फूड्स भी कहा जाता है, उसकी भी सारी जो गुण हैं वो हम अपने कृषि में ला पाएं और कृषि और उद्योग में कोई फर्क ना रह जाए, कोई अंतर ना रह जाए। इसीलिए हमारे साथ जो उद्योग जुड़े हुए हैं, चाहे वो एरोमेटिक इंडस्ट्री, एरोमा इंडस्ट्री है, तो चाहे फूड इंडस्ट्री है, तो चाहे न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ये सब उसका लाभ भी उठा पाएं और हमारे किसानों के साथ जुड़ जाएं। तो इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और डॉक्टर सिंह का जो आज का टॉपिक है, उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा एक शब्द दिया है, सेंटेड पर्ल। अब सेंटेड जब हम कहते हैं तो एरोमा या खुशबू से वैसे ही एक स्माइल आ जाती है सबके चेहरे पे, और एक भूख लगती है कि हाँ, ये ऐसी चीज है जिसको हम आगे अपना कंज्यूम भी करना चाहेंगे और इसके आगे भी कार्य करना चाहेंगे। और वो बासमती की कहानी जिससे डॉक्टर सिंह कुड bring a breakthrough in the history of paddy or rice as a value-added crop, as an industrial crop, he is going to describe to us. So, मैं अब और अधिक समय ना लेते हुए डॉक्टर नीरज जैन से कहूँगा कि वो एक औपचारिक परिचय भी दें डॉक्टर सिंह का, और उसके पश्चात डॉक्टर सिंह अपना व्याख्यान दें। डॉक्टर नीरज जैन। Thank you very much, sir, for giving such a nice brief overview of the series, and also for giving me this opportunity to tell out our guest today. It's my privilege and honor to introduce our eminent lead speaker for the day, Dr. Ashok Kumar Singh. Dr. Ashok Kumar Singh is presently Director and Vice Chancellor, ICAR, Indian Agriculture Research Institute. He was born in village Barahat, Gazipur, UP, on 1st July 1962. He received his primary education at Mahavir Inter College, Madhikapura in Gazipur. Then he went on to Banaras Hindu University, from where he received his postgraduate degree and also his graduate degree in agriculture. Then he joined Indian Agriculture Research Institute, from where he received his PhD degree in 1992. Then he became the director of ICAR, Indian Agriculture Research Institute, in 2020. Through his journey from doctorate to current position, he served as research associate at Tata Energy Research Institute in New Delhi, then as cotton breeder, Bioseed Genetics India Private Limited in Hisar, Haryana, and then moved on to serve as scientist, as senior scientist, principal scientist, then professor and head division of genetics in Indian Agriculture Research Institute in New Delhi. He has several awards and honors to his credit. He has been awarded the IARI Best Teacher Award in 2003, Dr. B.P. Pal Memorial Award in 2007, ICAR Special Recognition Award in 2009, Bodlog Award in 2012, ICAR Bharat Ratna Dr. C. Subramaniam Award for Best Teachers in 2013, and ICAR Rafi Ahmed Kidwai Award for Outstanding Research in 2013, and also Om Prakash Bharat Basin Award in 2017. He is also the fellow of National Academy of Agriculture Sciences, Indian National Science Academy, and Indian Society of Genetics and Plant Breeding. His main research areas are rice breeding, hybrid rice, genetics, and molecular breeding, in which he has carried out several path-breaking researches. With this very brief introduction, sir, I hand over the platform to you. Over to you, sir.
Thank you, Dr. Nirja, for the generous introduction. And it's my great pleasure to be on this platform, Flora Fauna Science Foundation. डॉक्टर सुमनप्रीत सिंह खनूजा ने जब हमारा परिचय दिया तो उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं उनका छात्र भी रहा हूँ, शायद उनको ये याद नहीं होगा। और डॉक्टर सुशील कुमार की क्लास होती थी जो इनके मेंटर, टीचर और गुरु थे। वो एक MBB 100 कोर्स होता था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी का, जो वो पढ़ाते थे डॉक्टर सुशील कुमार। और उस समय डॉक्टर खनूजा उनको असिस्ट करते थे। बाद में फुल बाद बहुत लंबे अरसे तक पढ़ाए। तो उस क्लास में मैं भी शामिल था। तो बहुत पहले की बात है, 1986 की बात है। डॉक्टर साहब को उतना ध्यान नहीं होगा कि उस बैच में बहुत सारे लड़के होते थे, करीब 100 से ज्यादा की संख्या होती थी। NRL में वो क्लास होता था। मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि इस फाउंडेशन के माध्यम से हमको अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए बुलाया गया है। मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह का, डॉक्टर मोनिका का और डॉक्टर नीरज का, सभी का धन्यवाद करता हूँ। और अधिक समय न लेते हुए इसके साथ ही मैं अपनी स्लाइड्स को शेयर करूंगा। हमारे पास एक प्रेजेंटेशन तो अभी जो मैं करने जा रहा हूं वो है, उसके बाद एक और छोटा सा प्रेजेंटेशन है जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में बात की गई। वो दोनों अलग अलग फॉर्मेट में थे, इसलिए मैं एक साथ कंबाइन करने में काफी उसमें टाइम लग रहा था, तो उसको मैं दोबारा शेयर करूंगा। पहले बासमती स्टोरी को मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो जस्ट I hope my screen is visible to all of you. Yes, sir. And right, इससे पहले कि मैं बासमती की स्टोरी के बारे में आपको बताऊं, मैं थोड़ा सा पूषा संस्थान के बारे में बताना चाहूंगा, जिस संस्थान को मैं बिलोंग करता हूं। इस संस्थान की स्थापना 1905 में हुई थी बिहार के दरभंगा जिले में। और 1934 में एक भयंकर भूकंप आने के कारण पूरी तरह से वो बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद इस संस्थान को 1936 में नई दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। और तब से लेकर के अब तक यह संस्थान राष्ट्र की सेवा में, खाद्यान्न पोषण की सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हुए और मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य कर रहा है। इसको 1958 में डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। तब से MSc और PhD डिग्री संस्थान के द्वारा प्रदान की जाती है कृषि के अलग अलग विषयों में। और यह संस्थान हरित क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है। विश्व में हरित क्रांति का बीज यहीं पर बोया गया था, डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर VP पाल के नेतृत्व में, डॉक्टर बोरलॉग की मदद से। और अभी हम इस समय 26 विषयों में MSc MTech PhD डिग्री अवार्ड करते हैं और 490 वैज्ञानिक हैं, करीब 1200 स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ाई का कार्य करते हैं। पश्चिमी उत्तर भारत में संस्थान की योगदान को देखते हुए सरकार ने इसी तरह के 2 संस्थान और पूर्वी क्षेत्रों में, जो कि प्रथम हरित क्रांति से अछूता रह गया, वहां पर खोलने का निर्णय लिया है। IRI आसाम और IRI झारखंड, उसी तर्ज पर जैसे IIT दिल्ली, IIT मुंबई और दूसरे संस्थान हैं। इस संस्थान के 4 वैज्ञानिकों को जो पूर्व छात्र यहाँ पर रहे हैं, डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर SK वासल, डॉक्टर संजय राजाराम और प्रोफेसर रतन लाल, इन लोगों को विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार, जैसा कि आप जानते हैं, यह नोबेल पुरस्कार के बराबर है कृषि के क्षेत्र में। और इसकी स्थापना का भी एक बहुत ही रोचक संदर्भ है। जब डॉक्टर बोरलॉग को उनके योगदान के लिए हरित क्रांति में नोबेल पुरस्कार देने की बात चली, उनका नॉमिनेशन हुआ, तो उस समय कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं होता था। तो किस क्षेत्र में उनको पुरस्कार नोबेल दिया जाए, ये बहुत बड़ा विषय था। तो चूंकि खाद्यान्न उत्पादन के द्वारा विश्व में शांति लाने का उन्होंने काम किया था, क्योंकि अगर पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं होता तो विश्व में शांति नहीं होती, इसलिए उनको जो पुरस्कार दिया गया वो साइंस के क्षेत्र में न दे करके नोबेल पीस प्राइज के नाम से दिया गया, शांति पुरस्कार नोबेल का दिया गया उनको इस योगदान के लिए। उसके बाद डॉक्टर बोरलॉग ने जितना धनराशि प्राप्त हुई थी, उसी के इक्विवेलेंट धनराशि का यह पुरस्कार
स्थापित किया, जिसको हम विश्व खाद्य पुरस्कार के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड फूड प्राइज, जिसके प्रथम विजेता डॉक्टर स्वामीनाथन थे, और उसके बाद बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों को भी पुरस्कार मिल चुका है। लेकिन ये 4 छात्र हैं भारतीय पूषा संस्थान के, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के, जिनको विश्व खाद्य पुरस्कार से नवाजा गया है। यह संस्थान हरित क्रांति के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, और आज देश में करीब संस्थान के द्वारा विकसित गेहूं की किस्मों की खेती 15 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में की जाती है। The major contribution of this institute is in developing high-yielding varieties of wheat, green revolution that made country self-sufficient in food grain production. Out of total area under wheat cultivation, 32 million hectare, 12 million hectare is occupied by IRI varieties, which contributes 55 million tons of wheat to nation granary. तो ये बहुत ही गौरव का विषय है कि अगर देश में इस समय करीब 111 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन होता है, उसमें 55 से 60 मिलियन टन गेहूं पूषा संस्थान के द्वारा विकसित किस्मों के द्वारा इसका योगदान है। उसी तरह से अगर हम बासमती चावल की बात करें, तो संस्थान के द्वारा विकसित बासमती चावल की किस्मों से प्रति वर्ष देश को 30,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है। और ये सारे विषय, जैसा कि इस सेमिनार सीरीज का विषय है कृषि से खुशी, यह कृषि से खुशी किसानों की खुशी से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो भी पैसा आता है ये अप्रत्यक्ष रूप से अंत में किसानों को जाता है। अगर एक्सपोर्ट से पैसा आता है तो वो भी किसानों को उसका फायदा होता है। इसीलिए सरकार का एक लक्ष्य है कि अगर किसानों की आय दोगुनी करनी है तो हमें कृषि निर्यात को भी दोगुना करना होगा। इस समय हमारा कृषि निर्यात करीब 39 बिलियन यूएस डॉलर का है, जिसको करीब 80 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास ले जाना है किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए। और कृषि उत्पादों में बासमती चावल एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है, करीब 30,000 करोड़ प्रतिवर्ष का योगदान दे करके। गेहूं का भी निर्यात इस बार करीब 7 मिलियन टन हुआ है, 12,000 करोड़ के आसपास का निर्यात इस वर्ष हुआ है, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। और खासकर आप देखिए कि कोरोना के समय में जब पिछले 10 महीने से सरकार करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है, देश का अन्न भंडार अन्न से भरा हुआ है, तभी यह संभव हो पाया। और उसके साथ ही साथ अपने ही देश नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी हम निर्यात का कार्य कर रहे हैं। संस्थान के द्वारा विकसित सरसों की किस्में जो हैं, इनका करीब क्षेत्रफल 45% का है, और देश में जितनी सरसों उगाई जाती है, सरसों का एक क्षेत्र है खाद्यान्न तेलों का, जहां पर देश अभी आत्मनिर्भर नहीं है, और प्रतिवर्ष हम करीब 80,000 करोड़ रुपए का तेल, खाद्यान्न तेल बाहर से आयात कर रहे हैं। और इसलिए हम लोगों का विशेष प्रयास है कि किस प्रकार से हम तिलहन का उत्पादन बढ़ाएं और देश को खाद्यान्न तेलों के मामले में आत्मनिर्भर जल्दी से जल्दी कर सकें। आम के क्षेत्र में इस संस्थान ने बहुत महत्वपूर्ण शोध की। 1972 में यहाँ से एक किस्म आम्रपाली विकसित हुई थी। आप जानते हैं जो यहाँ प्रचलित किस्म आम की दशहरी है, दशहरी का फल बहुत मीठा होता है, स्वाद अच्छा होता है। और डॉक्टर अनिल भी लखनऊ से हैं, डॉक्टर कन्हैया लखनऊ में बहुत लंबे समय तक रहे हैं। लखनऊ का एरिया उसका जीआई क्षेत्र है दशहरी का। वहाँ पर दशहरी का जो सेल्फ लाइफ है वो ज़्यादा नहीं होती है, और इस वजह से, और दूसरी कमी उसके अंदर ये थी कि प्रतिवर्ष उसमें फल नहीं आता था। तो दक्षिण भारत की एक वैरायटी नीलम को दशहरी के साथ संकरण करके आम्रपाली नाम की एक किस्म संस्थान के द्वारा विकसित की गई 1972 में। अब आम्रपाली और एक दूसरी किस्म मल्लिका, जो उसका रेसिप्रोकल कास्ट है, जिसमें कि नीलम को मादा और दशहरी को नर यूज किया गया है, इन दोनों किस्मों की खेती करीब 2 लाख हेक्टेयर में हो रही है। लेकिन अब आम में जरूरत है कि हमारा आम निर्यात में अगर जाना है तो हमारा आम बहुत ज्यादा मीठा होता है, और मीठा होने के कारण आम बाहर के बाजार में पसंद नहीं किया जाता है, भारतीय आम जो है। इसलिए हमें जरूरत है कम मिठास की, रंगीन छिलके वाली और अधिक भंडारण क्षमता वाली आम की किस्मों की। उस क्षेत्र में काम करते हुए संस्थान ने पूषा अरुणिमा, पूषा लालिमा, पूषा श्रेष्ठ और पूषा पीताम्बर कई किस्में विकसित की हैं, जो आगे आने वाले दिनों में किसानों तक बड़े पैमाने पर पहुंचेंगी। अब हम आते हैं जो विषय हमको
दिया गया है बोलने के लिए, और जिस विषय से करीब पिछले 27 वर्षों से मैं जुड़ा हुआ हूँ अनुसंधान कार्य में, छात्र जीवन से लेकर के अब तक एक ही संस्थान में एक ही जगह पर एक कमोडिटी पे कार्य करते हुए, और वो है स्टोरी बासमती राइस की, द स्टोरी ऑफ सेंटेड पर्ल, और इसके पीछे विज्ञान क्या है, किस प्रकार से ये बदलाव आया है, उसके बारे में हम चर्चा आपसे करेंगे, और किस प्रकार से किसानों की खुशहाली से सीधे जुड़ा हुआ है। चावल, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रमुख खाद्यान्न फसल है देश की, और इसका रकबा करीब 40 मिलियन हेक्टेयर देश में है, और इसमें करीब 67 मिलियन फार्म फैमिली जुड़ी हुई हैं। 200 किलोमीटर क्यूबिक इरिगेशन वाटर इसमें लगता है, और 100 करीब 12 मिलियन टन के आसपास हम चावल पैदा करते हैं, जिससे करीब 425 मिलियन टन के आसपास रेजिड्यू पैदा होता है, जो कि पराली जलाने की एक समस्या बहुत ज्यादा होती है। लेकिन खाद्यान्न सुरक्षा की बात करें तो चावल एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारी खाद्यान्न सुरक्षा का। जब हम बासमती किस्मों की बात करते हैं तो आमतौर पे ये धारणा बनती है कि सभी खुशबूदार चावल बासमती होते हैं, लेकिन ये धारणा गलत है। सभी खुशबूदार चावल बासमती नहीं होते हैं, लेकिन सभी बासमती चावल खुशबूदार होता है। खुशबू के साथ साथ बासमती चावल के अंदर अन्य गुण होने चाहिए, जिसमें उसके अंदर खुशबू तो होनी ही चाहिए, बहुत ही प्लेजेंट खुशबू है, स्ट्रांग खुशबू होती है, और यह खुशबू होती है एक केमिकल कंपाउंड होता है 2-एसिटिल-1-पायरोलिन, इसकी वजह से पाया जाता है, और इसकी मात्रा करीब 300 पार्ट पर बिलियन अगर होती है तो चावल बहुत खुशबूदार होता है। कुछ किस्मों में इसकी मात्रा 600 पार्ट्स पर बिलियन तक भी चली जाती है। चावल की लंबाई मिलिंग के बाद 6.6 मिलीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए, और इसकी चौड़ाई 2 मिलीमीटर से कम होनी चाहिए। अपीयरेंस ट्रांसलूसेंट होना चाहिए। एमाइलोज कंटेंट जो है वो 20 से 25% के बीच में होना चाहिए। 20 से कम अगर एमाइलोज होगा तो ये चावल चिपचिपा हो जाएगा, 25 से ज्यादा होगा तो चावल पकाने के बाद कड़ा हो जाएगा। इसलिए बासमती चावल की एक खासियत है कि पकाने के बाद ये एक एक दाना अलग हो, फैलता हो, और उसके लिए जरूरी है कि एमाइलोज की मात्रा जो है वो 20 से 25 के बीच में आए। और इसके बाद पकाने के बाद इसके चावल का वॉल्यूम जो है वो करीब 4 गुना बढ़ जाता है, 4.5 गुना बढ़ जाता है। इसका फायदा एक होता है कि होटल इंडस्ट्री में विशेष रूप से जब बिरयानी बनाई जाती है, मिडिल ईस्ट में जितने कंट्रीज हैं वहां पर बिरयानी के रूप में हमारा 75% बासमती चावल मिडिल ईस्ट में निर्यात होता है। बासमती का बिरयानी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, और कम चावल पकाकर ज्यादा प्लेट आप लोगों को सर्व कर सकते हैं तो होटलियर्स को पैसा ज्यादा मिलता है। इसलिए एक बिजनेस का कारण है जो बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है इसको। एक खासियत और होती है, वो पकाने के बाद चावल की लंबाई करीब करीब 2 गुनी हो जानी चाहिए। तो ये सारे गुण खुशबू के साथ अगर हैं तो ऐसे चावल को हम बासमती की श्रेणी में रखते हैं। बासमती का कुल रकबा, जैसा कि हमने बताया, चावल का कुल रकबा 43 मिलियन हेक्टेयर के आसपास है, लेकिन बासमती 2 मिलियन हेक्टेयर में इसकी क्षेत्रफल में खेती की जाती है। 8 मिलियन टन कुल उत्पादन होता है मिल्ड राइस का, जिसमें से 4 मिलियन टन के आसपास बाहर एक्सपोर्ट होता है, और करीब 4 मिलियन टन डोमेस्टिक कंजम्पशन में जाता है। बासमती चावल को भौगोलिक संरक्षण यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के अंतर्गत प्रोटेक्ट किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि इसका उत्पादन हम किसी क्षेत्र विशेष में जब करेंगे तभी इसकी गुणवत्ता आएगी, इसमें खुशबू आएगी, स्वाद आएगा। अगर उस क्षेत्र से बाहर ले जाकर के इसकी खेती करेंगे तो उसमें वो गुणवत्ता नहीं रहेगी। और ये क्षेत्र जो निर्धारित किए गए हैं वो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, और उत्तर प्रदेश के 27 जिले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, और इसके अलावे उत्तराखंड। ये 7 राज्य हैं जहां पर बासमती की खेती की जा सकती है। इन 7 राज्यों को जीआई के रूप में, बासमती के ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के रूप में चिन्हित किया गया है। ये बेसिक कैरेक्टर्स हैं, लेकिन जो हमारी परंपरागत किस्में थी बासमती राइस की, ट्रेडिशनल वैरायटीज बासमती राइस की थी, जो सदियों से किसानों ने सुरक्षित करके रखी थी, और इसका सबसे पहला जिक्र जो है आईने अकबरी में आता है। और वारिस शाह एक पोएट हुआ करते थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था किस प्रकार से खुशबू, हीर राजा की एपिक्स में भी इसका जिक्र
आता है कि किस प्रकार से चावल के बनाने से खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। तो जो परंपरागत किस्में थी बासमती चावल की और अभी भी हैं, जैसे तरावड़ी बासमती है, बासमती 370 है, देहरादूनी बासमती है, इनकी जो सबसे बड़ी खामी थी वो ये थी कि इनकी लंबाई पौधे की बहुत ज्यादा होती है और जब इसमें दाना भरना शुरू होता है तो ये गिर जाती हैं और गिरने के बाद जब फसल एक बार जमीन पर लेट जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये फसल ट्रेडिशनल बासमती की है, गिर गई है, तो इससे गुणवत्ता खराब हो जाती है और दाना फिर अच्छी तरह से भरता नहीं है, पैदावार कम हो जाती है। तो ये इसके साथ साथ इनका अवधि जो है काफी लंबी 160 दिनों की होती है, पैदावार बहुत कम होती है। इसलिए स्वाद और सुगंध का राजा होने के बावजूद भी जो ट्रेडिशनल बासमती की किस्में थी, किसानों के लिए बहुत फायदेमंद नहीं बन पा रही थी क्योंकि बाजार इसका बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा था। तो इसलिए इस संस्थान में यह एक बीड़ा उठाया गया कि किस प्रकार से हम बासमती के गुणों को पहले अध्ययन करें कि खुशबू किस वजह से होती है, खुशबू की हम जांच कैसे कर सकते हैं, जब पकाने के बाद चावल लंबाई क्यों बढ़ती है, इन सारे विषयों पे मौलिक अनुसंधान किया गया। डॉक्टर स्वामीनाथन के नेतृत्व में 1966 में जब डॉक्टर स्वामीनाथन इस संस्थान में निदेशक हुआ करते थे, उनके एक छात्र डॉक्टर E.S. सिद्दीक थे और उसके बाद डॉक्टर V.P. सिंह, डॉक्टर F.U. जमन, डॉक्टर सदानंदा और कई सारे छात्र उनके काम किए इसके ऊपर मौलिक अनुसंधान पे। और उस समय ब्रीडिंग का काम शुरू हुआ। 1966 में पहला क्रॉस बनाया गया था बासमती 370 जो परंपरागत किस्म थी, उसका टाइचुंग नेटी 1 के साथ। टाइचुंग नेटी 1 एक ताइवान से लाई गई किस्म थी जो कि बौनी होती थी, लेकिन एक गैर बासमती किस्म थी, इसमें गिरती नहीं थी, तना मजबूत होता था। तो इस प्रकार से डॉक्टर स्वामीनाथन का ये मानना था, उन्होंने बासमती अनुसंधान की नींव रखी। उनका मानना था कि जब हम जो परंपरागत बासमती किस्में हैं उनकी गुणवत्ता बौनी किस्मों में लेकर के आए, बिना गुणवत्ता के ऊपर कोई कंप्रोमाइज किए, तो पैदावार बढ़ेगी और किसानों को इससे लाभ होगा, फिर बासमती की खेती बढ़ेगी और किसानों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। 1966 में शुरू किया गया है कार्य। 1989 में करीब 20 वर्षों के बाद पहली बासमती की बौनी किस्म पूसा बासमती 1 विकसित की गई, जो कि अधिक पैदावार देने वाली थी और ये गिरती नहीं थी। इसकी पैदावार करीब 60-65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती थी और इस किस्म ने बासमती के उत्पादन में एक नई क्रांति लाई। लेकिन जैसे जैसे इसके अंतर्गत 1990 के बाद रकबा बढ़ता गया, ये किस्म विभिन्न बीमारियों के प्रति संवेदनशील होती गई और फिर इसकी पैदावार घटती गई बीमारियों के आने के कारण। 2003 में हम लोगों ने फिर एक नई किस्म, हमारे वरिष्ठ सहयोगी थे डॉक्टर V.P. सिंह, अब वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर E.S. सिद्दीक को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया बासमती पर शोध कार्य के लिए। तो डॉक्टर V.P. सिंह के नेतृत्व में हम लोग ने मिल करके पूसा बासमती 1121 का विकास किया और ये किस्म अपने आप में एक नायाब किस्म थी, जिसमें पकाने के बाद चावल की लंबाई करीब 22 से 25 मिलीमीटर हो जाती थी। 1 इंच के आसपास चावल लंबा हो जाता था, जो कि विश्व का एक लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया। 2013 में फिर हम लोगों ने एक किस्म विकसित की पूसा बासमती 1509, जिसकी ऊंचाई काफी कम होती है और इसमें गिरती नहीं है। करीब इसका ड्यूरेशन भी काफी कम था, 120 दिन में पककर तैयार हो जाती, जबकि 1121 से 145 दिन लेती थी। ट्रेडिशनल बासमती की किस्में जो है 165 दिन का समय लेती हैं, 160 दिन का समय लेती हैं। तो इसमें 33% पानी की बचत होती है, 5 से 6 सिंचाई कम देनी पड़ती है और इसके चावल की लंबाई पकाने के बाद बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे 1121 की होती है। अब इस समय इसकी खेती करीब 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में की जा रही है, 0.6 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में की जा रही है। 2 वर्ष पहले हम लोगों ने एक और नई किस्म पूसा बासमती 1692 विकसित की है। यह भी कम अवधि में पककर तैयार होती है और इसकी पैदावार 1509 से ज्यादा है। अभी हमारा कल किसान मेला संपन्न हुआ था 9, 10, 11 मार्च को और 3 दिन के अंदर हम लोगों ने 1 करोड़ रुपए का सीड बेचा बासमती किस्मों का, जिसमें 1692 की सबसे ज्यादा डिमांड थी। करीब 50 लाख रुपए का सीड इसका किसान खरीद करके यहाँ से ले गए 3 दिन के अंदर। अब आप देखिए पिछले 8
दशकों के अंदर 80 साल की जो यात्रा रही है बासमती के इम्प्रूवमेंट की, 1930 में पहली किस्म बासमती 370 विमोचित की गई थी और उसके बाद फिर 1989 में पूसा बासमती 1 आई, फिर 1121 2003 में आई और 2013 में 1509 आई। किस प्रकार से धीरे धीरे चावल की लंबाई पकाने के बाद बढ़ती गई और उस समय तक हम जो है बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्षेत्र में प्रोग्रेस नहीं हुई थी। जीन्स के बारे में जानकारी नहीं थी कि कौन से जीन्स ऐसे हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं चावल की लंबाई बढ़ाने के लिए। अब जैसे जैसे विज्ञान में प्रगति हो रही है, सब सारे कैरेक्टर्स को हम लोग मैप कर रहे हैं। ये भी पता है कि कौन सा जीन किस लक्षण को प्रभावित करता है, किस गुणसूत्र के ऊपर है और किस प्रकार से उसको हम ब्रीडिंग प्रोग्राम में मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये एक अभूतपूर्व जर्नी रही है। ये किसी हरित क्रांति से, किसी क्रांति से कम नहीं है। इतनी ज्यादा चर्चा इसकी नहीं होती है, लेकिन सफलता के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा कार्य रहा है। इसको अगर हम संक्षेप में कहें तो बासमती किस्मों की जो परंपरागत किस्में थी उनमें जो ड्यूरेशन था 160 दिन, उसको घटा करके 120 दिन कर दिया गया और पैदावार जो ट्रेडिशनल किस्मों में 2 टन प्रति हेक्टेयर होती थी उसको बढ़ाकर 6 से 7 टन कर दिया गया। और इस तरह से जो एक कैंची नुमा कर्व होता है, सीजर लाइक कर्व, प्लांट ब्रीडिंग में अक्सर देखने को नहीं मिलता। ये मानना जाता है कि अगर हम ड्यूरेशन बढ़ाएंगे तो पैदावार बढ़ेगी, ड्यूरेशन घटाएंगे तो पैदावार घट जाएगी, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने ड्यूरेशन को घटाया और उसके साथ साथ पैदावार को बढ़ाया और ये कठिन कार्य करने में हम लोगों को सफलता मिली। और इसका परिणाम ये है कि आज 2020-21 में बासमती चावल का निर्यात करीब 29,840 करोड़ रुपए का हुआ। बासमती किस्मों का पूसा संस्थान के द्वारा जो विकसित की गई हैं और इसकी प्रोग्रेस अगर देखें तो 1987-88 में हम लोग सिर्फ 317 करोड़ रुपए का चावल निर्यात करते थे। आज हम 29,000 करोड़ रुपए का चावल विदेशी बाजार में निर्यात कर रहे हैं बासमती का, करीब 4.6 मिलियन टन। लेकिन अभी समस्याएं क्या हैं जो विज्ञान के द्वारा इसका समाधान हमको ढूंढना है। इसमें कुछ प्रमुख बीमारियां हैं जैसे पत्ती का झुलसा रोग, बैक्टीरियल ब्लाइट, ब्लास्ट जिसको हम झोंका रोग बोलते हैं, शीथ ब्लाइट जिसको हम गुतान झुलसा बोलते हैं, फॉल्स स्मट जिसको हल्दी गांठ रोग बोलते हैं, बकाने की बीमारी जिसमें पौधे लंबे होकर के सूख जाते हैं और इस तरह से बहुत सारी बीमारियां हैं जो फफूंद के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा होती हैं, जिससे काफी नुकसान होता है और जिसके चलते किसान बहुत ज्यादा दवाओं का छिड़काव करना पड़ता है और 1 एकड़ में करीब 3,000-4,000 रुपए की एकड़ की दवा प्रति एकड़ लग जाती है। तो इससे किसानों का खर्चा बढ़ता है। अगर हम किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो खर्चा कम करना पड़ेगा। और एक दूसरा नुकसान इसका ये होता है कि जब इतनी ज्यादा दवा का छिड़काव किया जाता है और सही ढंग से दवा का छिड़काव सही समय पर, सही मात्रा में, सही तरीके से नहीं किया गया तो उसका अवशेष चावल के अंदर रह जाता है और चावल इस तरह से जब बाहर जाता है उसमें अगर कृषि रसायनों का अवशेष पाया जाता है तो वो चावल की खेप जो है निरस्त कर दी जाती है। और पिछले 5 वर्षों के अंदर 2016 का अगर डेटा देखें तो उस समय यूरोपियन यूनियन में हम लोग करीब 5 लाख टन चावल निर्यात करते थे, वो घट करके 2.5 लाख टन हो गया है अब। इसका मुख्य कारण रहा कि एक विशेष रसायन जो है जिसको हम ट्राइसाइक्लाजोल के नाम से जानते हैं, इसका छिड़काव गर्दन तोड़ बीमारी, ब्लास्ट की बीमारी के लिए किया जाता है और उसके चलते जो है उसका अवशेष पाने की वजह से ये पेस्टिसाइड वहां पर बैन है तो कई चावल की खेप निरस्त हुई तो हमारा चावल का निर्यात वहां पर घटा। इसलिए हम लोगों का ये प्रयास रहा कि किस प्रकार से हम इन किस्मों में रोग रोधी, कीट रोधी क्षमता का विकास करें, आनुवंशिक गुणों के आधार पर ऐसे जीन्स की पहचान करें जिनके प्रयोग से इनके अंदर बीमारियां नहीं लगें ताकि हम इससे मुक्ति पा सकें। तो इस दिशा में प्रयास करते हुए ये सब जितनी बीमारियां हैं, बैक्टीरियल ब्लाइट है, ब्लास्ट है, शीथ ब्लाइट है, बकाने है, इनके लिए कई सारे जीन्स पहले से नोन हैं, मैप्ड हैं और इसका प्रयोग करते हुए हम लोगों ने इनका डिप्लॉयमेंट किया। और जो प्रमुख जीन है बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए उसमें XA5, XA13, XA21, XA33, XA38 हैं। ब्लास्ट में PI9, PI2, पीटा, PI1, PI54, PI40 हैं और इस तरह से हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट का काम शुरू किया। ये देखिए किसान के खेत की फोटो
मैंने खुद ली थी, और ये पिक्चर नीचे देखिए, डेट आ रही है 10 अक्टूबर को हमने ली है 2008 में 12 बजे। ये 1400वीं किस्म हम लोगों की किसान ने लगाया था 25 एकड़ में, और बहुत अच्छी फसल थी, लेकिन पत्ती का झुलसा रोग आने की वजह से पूरी फसल बिल्कुल जल गई है। और यहाँ पर किसान को कुछ नहीं मिलेगा, और इसमें खेत में आग लगाना पड़ सकता है, पड़ेगा ही, क्योंकि उसको पराली खेत से निकालनी है अगले गेहूं की बुआई करने के लिए। तो इसलिए जरूरी था कि हम लोग इसके ऊपर काम करें, और दिशा में काम करते हुए हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग, एक विधा होती है जिसके द्वारा हम ब्रीडिंग की प्रक्रिया को तेजी से कर सकते हैं। आमतौर पे एक नई किस्म के विकसित करने में 12 वर्ष का समय लग जाता है। अगर हम एक साल में 2 फसल लेते हैं तो 6 वर्ष में एक नई किस्म बनकर तैयार होती है। लेकिन मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग जिसकी महारत है डॉक्टर खनूजा की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, उसका प्रयोग अगर हम करें तो हम इसमें तेजी ला सकते हैं। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग या मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग का प्रयोग करते हुए हम लोगों ने पहली किस्म जो विकसित की बासमती की, पूसा बासमती 1460 के नाम से, और इसको हम इम्प्रूव्ड पूसा बासमती का नाम दिए, क्योंकि जो पूसा बासमती 1 पहली किस्म थी वो पत्ती के झुलसा रोग के लिए बिल्कुल ही संवेदनशील हो गई थी। यहाँ पर देखिए आप, जो है पूसा बासमती 1 की पत्ती है, इसमें झुलसा रोग लगने से पूरी पत्ती सूख गई है। लेकिन इसके अंदर हम जब रेसिस्टेंट जीन्स डाल देते हैं तो इन्फेक्शन होने के बाद एक नेक्रोसिस होती है, जिसकी वजह से पत्तियां ऊपर का हिस्सा सूख जाता है, बीमारी नीचे की तरफ नहीं बढ़ पाती है। तो डॉक्टर महापात्रा, जो इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक हैं, इस कार्य में जुड़े हुए थे, और उनके मार्गदर्शन में, क्योंकि मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग की शुरुआत संस्थान में उन्होंने की थी, उनके साथ मिल करके हम लोगों ने पहली किस्म विकसित की, जो कि झुलसा रोग के लिए रोधी किस्म थी। इसी तरह से एक दूसरी बीमारी जो है, बहुत ही भयंकर बीमारी है, जिसको हम गर्दन तोड़ बोलते हैं। किसान भाई लोकल भाषा में इसको गर्दन तोड़ बोलते हैं। ये नेक ब्लास्ट या नेक ब्लास्ट इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो ये फंगस के द्वारा बीमारी होती है, और इसमें देखें कि पूरी फसल बहुत अच्छी है, दाना भर चुका है, इसमें दूधिया दाने पड़ गए हैं, सिर्फ 5-10 दिन 15 दिन फसल को कटने के लिए बाकी है, और उस समय बीमारी आती है। तो इससे बीमारी का जो पेनकिल का निचला हिस्सा होता है वो सूख जाता है, जिसकी वजह से बाली बिल्कुल लटक जाती है। यहाँ पे सारी बालियां लटकी हुई हैं, और ये लटकने के बाद सूख जाती हैं, क्योंकि इनका संपर्क जो तना है उससे टूट जाता है, और फ्लोएम से जो कुछ खुराक आ रही है, चाहे वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से आ रही हो, चाहे वो जमीन से जो है जो फ्लो हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का, वो आ रहा हो, और वो उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण जो है ये बालियां सूख जाती हैं, और इसमें किसान को कुछ नहीं मिलता है। इसी से बचाव के लिए किसान ट्राइसाइक्लाजोल का छिड़काव करते हैं, और अक्सर किसान छिड़काव जो है बीमारी आने से पहले कर देते हैं, क्योंकि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस पर अनुसंधान कार्य 2007-8 में शुरू किया कि पूसा बासमती 1 जो है उसके अंदर हम किस प्रकार से ब्लास्ट के लिए रेसिस्टेंट जीन्स डालें। तो इसमें हमने PI5 और PIZ5 2 जीन्स डाले, और PI9 एक जीन डाले, और इसके बाद पूसा बासमती 1, जैसा कि बीच में ये लाइन पूसा बासमती 1 की 2 कतारें लगी हुई हैं, इधर जो है पूसा बासमती 1 जिसमें PI9 जीन डाला गया है उसकी लगी हुई है। इनको हम आइसोजेनिक लाइन बोलते हैं, इस तरह की फसलों को जिसमें एक जीन सिर्फ ऐड किया गया हो और बाकी कोई लक्षण में परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार से विकसित ये जो किस्म थी, ये जीन हम लोगों ने एक किस्म है, जंगली प्रजाति है चावल की, जिसको हम ओराइजा माइन्यूटा बोलते हैं, और बहुत सारी जंगली प्रजातियां या लैंड रेसेज या किसानों की किस्में जो हैं उनके अंदर यूजफुल जीन्स पाए जाते हैं। उनकी पहचान करके हम जो कल्टिवेटेड वैरायटीज हैं उनके अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो उसी तरह से अब ये देखिए, जो डोनर है जहां से जीन लिया गया, उसका चावल का रंग जो है वो लाल होता है, दाना मोटा होता है, पकाने पे दाना फूल जाता है, गुणवत्ता के दृष्टिकोण से बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन इसके अंदर एक गुण है कि इसके अंदर ब्लास्ट के लिए रोग रोधी क्षमता है, गर्दन तोड़ इसके अंदर नहीं आती है। तो उसी जीन को हमने पूसा बासमती 1 में ट्रांसफर किया, और फिर जो नई किस्म हमने 1637 निकाली, उसके अंदर सारे गुण पूसा बासमती 1 के हैं। अब ये समझिए कि जब हम एक बार इसका संकरण करते हैं तो 50% गुण जो हैं
माता से आते हैं, 50% गुण पिता से आते हैं। तो जो संकर किस्म बनती है या प्रोजनी बनती है, उसमें बाकी सारे गुण जो हैं उनका तालमेल बिल्कुल बिखर जाता है और तमाम तरह की संततियां उसमें प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार से हमको दोबारा बासमती गुणों को वापस लाना था, लेकिन सिर्फ एक गुण यहाँ से लेना था। इसके लिए एक ब्रीडिंग का प्रोसीजर होता है जिसको हम बैक क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं। तो फिर इसको हम पूसा बासमती 1 से बैक क्रॉस करके 3 बार 4 बार उसके गुणों को हम वापस लाते हैं और साथ ही साथ एक गुण का हम चयन करते हैं जो डोनर किस्म होती है उससे। यह करने के बाद अब देखिए, ये पूसा बासमती 1 है जिसको हमने मलान में हिमाचल प्रदेश में लगाया है, जहाँ पे नेचुरल रूप से ब्लास्ट आती है, पूरा पूरा पौधा मर जाता है। जबकि जब उसमें एक जीन PI9 डाल दिया गया तो कोई पौधा नहीं मरता है। अब एक जीन की पावर कितनी है आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इस जीन को डालने के बाद जो हमने किस्म निकाली वो पूसा बासमती 1637 के नाम से इसको 2017 में रिलीज किया गया। और उन किसानों के चेहरों के ऊपर जो मुस्कान, जो टाइटल है इस टॉप सीरीज का, कृषि से खुशी, और इससे बढ़िया खुशी कहीं भी आपको देखने को नहीं मिल सकती है। जहाँ पे पैदावार 15 कुंटल नहीं हो पाती थी, वहां पे 28 से 35 कुंटल पैदावार प्रति एकड़ इस किस्म की किसान ले रहे हैं। तो इस प्रकार से इस जीन के ट्रांसफर करने से हम अब इसमें 3-4 हजार रुपए की जो दवा का छिड़काव होता है ब्लास्ट की बीमारी के नियंत्रण के लिए, वो भी नहीं करना पड़ा। तो खर्चा आपका कम हुआ। जब खर्चा कम हुआ और दवा छिड़की नहीं गई तो इसके अंदर रसायन अवशेष भी नहीं आएगा। अवशेष नहीं आएगा तो एक्सपोर्ट में हमारा चावल जाएगा। एक्सपोर्ट में जब जाएगा तो उसका अच्छा मूल्य मिलेगा और वो मूल्य किसानों को वापस आएगा जो इनके चेहरे पे खुशहाली लाएगा। इस तरह से काम करते हुए खेत में हम लोग जा करके देखते हैं, किसानों के साथ चर्चा करते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं सुनते हैं। और कई बार हम किस्में ऐसी निकालते हैं जो किस्में किसानों के पास पहुंचने के बाद उसमें कुछ न कुछ कमी किसानों के द्वारा बताई जाती है, तो उसके ऊपर भी हम आकर के वापस शोध करते हैं, उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से अभी हाल में हम लोगों ने 3 किस्में नई विकसित की हैं बासमती की। पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885 और पूसा बासमती 1886। ये पूसा बासमती 1847 किस्म जो पीछे लगी हुई है, ये पूसा बासमती 1509 का सुधार करके बनाई गई है और इसमें पत्ती के झुलसा और झोंका रोग दोनों बीमारियों के लिए रोग रोधी क्षमता है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी और डॉक्टर महापात्रा DG ICR और सेक्रेटरी डेयर खेत का भ्रमण करते हुए, इसी तरह से पूसा 1885 जो है ये 1121 का सुधार करके बनाई गई है और इसमें भी झुलसा और झोंका रोग नहीं लगता है। ये 1401 जो तीसरी किस्म थी इसका इम्प्रूवमेंट करके 1886 निकाली गई है, इसमें झोंका और झुलसा रोग नहीं लगता है। इसके अलावे जो बायोटिक स्ट्रेसेस हैं, जो कि बीमारियां कीड़ों के द्वारा होती हैं, फफूंद के द्वारा होती हैं, बैक्टीरिया के द्वारा होती हैं, जो एबायोटिक स्ट्रेसेस है जिसमें सैलिनिटी है, सबमर्जेंस है, कोल्ड टॉलरेंस है, जिंक डिफिशियंसी, आयरन डिफिशियंसी, लो फास्फोरस, आयरन टॉक्सिसिटी इत्यादि तमाम एबायोटिक स्ट्रेसेस हैं और इनका क्लाइमेट चेंज के परिप्रेक्ष्य में महत्ता और बढ़ जाती है। इनके ऊपर भी हम कार्य कर रहे हैं। और इस प्रकार से एक केरला की वैरायटी है जिसको हम पोखाली बोलते हैं। तो पोखाली के अंदर साल्ट टॉलरेंस होता है, उसके अंदर एक मेजर क्यूटियल या जीन पाया जाता है जिसको हम साल्टाल बोलते हैं। और यहाँ पर जैसा कि आप देखेंगे ये पूसा बासमती 1509 है जो हमारी पुरानी किस्म है, जो कि जब हम इसको हाइड्रोपोनिक्स में 120 मिलीमोलर सोल्यूशन में सोडियम क्लोराइड की स्क्रीनिंग करते हैं तो पूरा का पूरा पौधा मर जाता है। लेकिन इसके अंदर जब साल्टाल क्यूटियल ट्रांसफर कर देते हैं ब्रीडिंग से, करने के बाद इन पौधों को कुछ नहीं होता है। ये भी काम हमने किया है। FL478 से पूसा बासमती 1509 में ये साल्टाल जीन ट्रांसफर किया है, जिससे अब नई किस्म जो आई है उसके अंदर सैलिनिटी में भी ग्रो करने की क्षमता है। क्योंकि जब खारा पानी होता है तो रुपाई के बाद सीडलिंग्स का एस्टेब्लिशमेंट कम होता है, जिसके चलते जो है पैदावार कम हो जाती है। एक और समस्या है, आमतौर पे चावल की खेती में, धान की खेती में पानी बहुत लगता है और इसीलिए हम कहते हैं ट्रांसप्लांटेड राइस इज वाटर गजलर। करीब करीब 1 किलोग्राम चावल पैदा करने में 3000 लीटर पानी लगता है। तो किस प्रकार से हम इस पद्धति को
परिवर्तित करें, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। पानी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से चावल की सघन खेती के कारण जमीनी स्तर पानी का नीचे भागता जा रहा है। तो एक इसका अल्टरनेटिव जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो DSR है, डायरेक्ट सीडेड राइस। लेकिन डायरेक्ट सीडेड राइस में एक सबसे बड़ी समस्या खरपतवार की आती है, क्योंकि जब पडलिंग कंडीशन में हम चावल की खेती करते हैं, पडल कंडीशन में पानी लगा करके खेती करते हैं, तो वाटर एक्ट्स एज herbicide. It kills the weeds because after transplanting we keep the water stagnated for 5 days, for 15 days, and then all weeds are killed. So water acts as herbicide. But when we come to DSR system, in DSR you will find that there is a lot of weed problem, and you can see here a field of paddy where weeding is not done and the entire field is occupied by weeds. And therefore we have been working on a trait called herbicide tolerant rice, HT rice. और इस दिशा में प्रयास करते हुए हम लोगों ने एक किस्म म्यूटेशन के द्वारा एक किस्म नगीना 22 के नाम से जानी जाती है, उसके अंदर म्यूटेशन EMS म्यूटेजेंसिस के द्वारा करके एक हर्बिसाइड टॉलरेंट राइस पौधा उसमें चुना, और उस जीन को, HT जीन को, जो कि एक ALS जीन है, एसीटोलैक्टेट सिंथेज, अमाइनो एसिड की सिंथेसिस में काम आता है, उसको म्यूटेशन करके, और यही एंजाइम है जिसको हर्बिसाइड भी जाकर के बाइंड करते हैं। तो अगर हर्बिसाइड मॉलिक्यूल इस एंजाइम से बाइंड करता है तो ये पौधा मर जाता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं 1509 जो ओरिजिनल है, आमतौर पे अगर सामान्य चावल की किस्म लेंगे तो वह हर्बिसाइड के लिए संवेदनशील है, उसका छिड़कने से, हर्बिसाइड के छिड़काव से पूरा का पूरा धान का पौधा मर जाता है, जैसा कि बीच में आप देख पा रहे हैं। दाहिनी तरफ जो 1509 देख रहे हैं, इस पे हर्बिसाइड नहीं छिड़का गया है, और बाईं तरफ 1509 जो देख रहे हैं, इसका सुधरा हुआ रूप, इसको हम 1985 का नाम दिए हैं। इसके ऊपर हर्बिसाइड छिड़का गया है, लेकिन इसके अंदर हर्बिसाइड टॉलरेंट जीन डाला गया है। तो हर्बिसाइड छिड़कने से भी इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन खेत के अंदर खरपतवार सारे समाप्त हो जाते हैं। तो वीड नियंत्रण के लिए, खरपतवार नियंत्रण के लिए HT राइस एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। इसका विकास हम लोगों ने स्वदेशी तरीके से कर लिया है, और ये GM हर्बिसाइड टॉलरेंट राइस नहीं है। हर्बिसाइड टॉलरेंस के बारे में आपने बहुत सुना होगा, HT सोयाबीन, HT कॉटन, HT कनोला, HT कॉर्न, बट वो सारे GM रूट से विकसित किए गए हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं GM के खिलाफ हूँ या GM अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये विशेष रूप से जिसकी चर्चा मैं अभी कर रहा हूँ वो नॉन GM हर्बिसाइड टॉलरेंट राइस है। इसको म्यूटेशन ब्रीडिंग के द्वारा विकसित किया गया है, और इसका हम अब जल्दी से जल्दी किसानों को बीज देंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इसका प्रयोग करके खेती से लाभ ले सकें और खरपतवार से होने वाले नुकसान को बचा सकें। तो ये नई वाली किस्म आई है जिसके अंदर की हर्बिसाइड टॉलरेंस का ट्रेट डाला गया है, पूसा बासमती 1509 में। इस प्रकार से किस्म पैदा करके उसका ब्रीडर सीड बनाना, इसके बाद फिर किसानों पर ले जाकर के डिमॉन्स्ट्रेशन करना, बाजार में जाकर के उसका भाव देखना, कितना रेट उसको मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं रेट मिल रहा है तो किस वजह से नहीं मिल रहा है। अब इस वर्ष बासमती का रेट बहुत अच्छा रहा, करीब 3000 से लेकर के 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान बिका बासमती का। किसान बहुत खुश थे। मंडियों में हम लोग जाते हैं, हर सीजन में, कोई ऐसा सीजन पिछले 25 वर्षों में नहीं हुआ कि मैं मंडी में नहीं जाता हूँ, किसानों के खेत पे नहीं जाता हूँ। 50 सैकड़ों किसानों के खेत पे जाता हूँ। कम से कम 2000 से अधिक किसान हैं जिनका फोन नंबर हमारे मोबाइल में है, जिनसे हमारी आमतौर पे बात होती रहती है प्रत्यक्ष रूप से। ये मंडी से चावल जो है मिलों के द्वारा खरीदा जाता है। फिर जैसा डॉक्टर खनूजा बता रहे थे, चाहे इंडिया गेट हो, चाहे दावत हो, चाहे जगत हो, चाहे हेलो हो, चाहे दादी माँ हो, चाहे पतंजलि हो, सभी के अंदर चावल 1121, 1509, 1637, 1718 और ये हमारी द्वारा विकसित बासमती किस्मों का है। कुछ लोग इसको बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं। जब दावत का एडवर्टीजमेंट आता, अमिताभ बच्चन करते हैं तो आप लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन अंदर चावल जो पैकेट के अंदर होता है पूसा संस्थान के द्वारा विकसित किस्मों का बासमती चावल होता है। और इसका फिर सीधे जो प्रभाव हमारा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग के ऊपर पड़ता है और वो पैसा वापस फिर किसान के पास जाता है। तो इस प्रकार से पूरी श्रृंखला पूरी होती है। आगे आने वाले दिनों में हमको ऐसी चावल किस्मों का विकास करना है जिनके अंदर अर्ली सील्डिंग विगर हो, वाइडर एडाप्टेशन हो, डिजीजों के लिए रोगरोधी क्षमता हो, इसके अलावे जो है वीड कॉम्पिटिटिवनेस हो, एबियाटिक स्ट्रेस टॉलरेंस हो, आयरन जिंक डिफिशियंसी के लिए टॉलरेंस हो,
इसके साथ साथ पैदावार भी ज़्यादा हो और रिसोर्स यूज इफिशियंसी हो। इसके अलावे न्यूट्रिशन भी हो। न्यूट्रिशन का एक क्षेत्र है, मैं उसको टच नहीं कर पाया, बहुत ज़्यादा काम इस क्षेत्र में हम लोग कर रहे हैं। और इसके अलावे कंज्यूमर की प्रेफरेंस हो, जो भी आप पैदा कर रहे हैं, जब तक कंज्यूमर उसको पसंद नहीं करेगा तो वो चावल खरीदेगा नहीं। अगर चावल खरीदेगा नहीं तो एक्सपोर्टर उसको मंडी से नहीं खरीदेंगे, अगर मंडी नहीं खरीदेगी तो किसान से नहीं बिकेगा, और किसान का नहीं बिकेगा तो किसान उगाएगा नहीं, किसान उगाएगा नहीं तो हमारे अनुसंधान करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए हमको पूरी वैल्यू चेन को देखना है और किस प्रकार से हम अंत में किसान के चेहरे पे खुशहाली ला सकते हैं, वही हमारा मुख्य लक्ष्य है यहाँ पर संस्थान में। अब मैं संक्षेप में कुछ चर्चा करूंगा। कुछ हमारी दूसरी टेक्नोलॉजी हैं प्लांट ब्रीडिंग के अलावे, जो एनआरएम टेक्नोलॉजी है, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, जो संस्थान के द्वारा विकसित की गई है। उसमें एक तो पूसा डिकम्पोजर, जिसकी चर्चा बहुत हुई है, दिल्ली गवर्नमेंट ने काफी प्रचार प्रसार किया है। ये 7 फफूदों को मिलाकर के कंसोर्शियम बनाया गया है, जिसके छिड़काव करने से धान की पराली कटाई के बाद कंबाइन से जब इसका छिड़काव कर दिया जाए और हल्की मिट्टी में इसको मिला दिया जाए रोटावेटर के द्वारा, 25 दिन के अंदर पूरी तरह से गल जाती है। और इसके बाद जो है उसमें हम गेहूं की बुआई अच्छी तरह से कर सकते हैं, जिसके चलते फायदा क्या होगा कि एक तो मृदा का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, क्योंकि पराली को आप जला नहीं रहे। जब जलाते हैं पराली को तो वातावरण तो प्रदूषित होता ही है। 1 हेक्टेयर में अगर पराली जलाते हैं तो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट पोल्यूशन पैदा होता है। अगर उसी को हम मिट्टी में मिला दें तो 1 कार्बन क्रेडिट किसान को मिलती है। और आगे आने वाले दिनों में बहुत सारी फर्म ऐसी आ रही हैं जो कार्बन क्रेडिट को परचेज करेंगी, और जब कार्बन क्रेडिट परचेज करेंगी तो 1 कार्बन क्रेडिट का दाम इस समय करीब $20 के आसपास, यानी कि 1400 रुपये प्रति हेक्टेयर किसान को मिलेगा वापस। और उस पराली को सड़ाने गलाने के लिए ये डिकम्पोजर बहुत अच्छी तरह से काम करता है। यूपीएल एक कंपनी है, यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड, उसके साथ मिलकर के इस टेक्नोलॉजी का हमने इसको अपस्केल किया है। और पिछले वर्ष जो धान का सीजन समाप्त हुआ उसमें करीब 5 लाख एकड़ क्षेत्रफल में अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत यूपीएल ने किसानों के खेत पर जाकर के इसका छिड़काव किया। और तरीका बहुत नायाब था। जितनी कंबाइन थी जो किसानों के खेत पर धान काटने के लिए जाती थी, उसके साथ जियो टैगिंग कर दी गई थी बूम स्प्रेयर की, जिसके अंदर की फंगल कंसोर्शियम का सोल्यूशन था। और जहां कंबाइन काटने के लिए जाती थी वहीं पे ये साथ में चला जाता था स्प्रेयर और छिड़काव हो जाता था। इसके बाद जो इसके परिणाम बहुत अच्छे आए हैं, इसको हम और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। पूसा फार्म सन फ्रीज एक हमारी नई टेक्नोलॉजी है, इसमें भी यूपीएल के ओनर आए हैं देखने के लिए। इसमें 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगा है जो बिजली पैदा करता है। इसकी 10 बाई 10 बाई 10 फीट की डायमेंशन है इस स्ट्रक्चर की, और बाहर से एक फैब्रिक लगा हुआ है जिसको कि हम ड्रिप के द्वारा गीला करते रहते हैं एक टुल्लू पंप के जरिए, और उससे इवापोरेशन से कूलिंग होती है। और जो 5 किलोवाट बिजली पैदा होती है, इसके अंदर एक एसी लगा हुआ है। 25% ऊर्जा उस एसी को चलाने में काम आती है। और इसके अलावे एक वाटर टैंक है जिसको हम वाटर बैटरी बोलते हैं, जो 75% ऊर्जा बचती है वो उसको ठंडा करती है 4 डिग्री पे। और उस पानी को फिर एक टुल्लू पंप से उठा करके, इसकी छत में पाइप लगे हुए हैं सर्कुलर, उसमें सर्कुलेट होता है, फिर वापस उसी टैंक में वापस आ जाता है। तो इस प्रकार से इस सन फ्रीज का जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री रहता है, जब बाहर का टेम्परेचर मई जून के महीने में 45 डिग्री होता है। तो इसके अंदर भंडारण क्षमता करीब 2 टन की है। ये ग्रिडलेस है, बैटरी लेस है, और देश के किसी भी कोने में जहाँ पे बिजली अभी पहुंची भी नहीं है वहां पर भी भंडारण के लिए इसको हम उपयोग कर सकते हैं। किसानों के खेत पर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन जो बनते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक सन फ्रीज हो जाता है, एक किसान के पास इतनी सब्जी रोज नहीं पैदा होती है कि वो बाजार में जा करके बेच करके आए, 4-5 दिन की सब्जी इकट्ठा करके रख लिए, फिर इसके बाद बाजार में गए। मंडियों में या छोटे छोटे बाजारों में जो सब्जी बिकती है, सब्जी जब शाम के समय जाइए 10 बजे रात में, तो सब्जी जो औने पौने दाम में बेचना पड़ता है उन लोगों को। वहां पे सन फ्रीज अगर लग जाए तो इसके अंदर भंडारण कर दिया जाए तो सुबह आकर के फिर उसको सब्जी को बेच सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी को भी हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में लेकर के कमर्शलाइज कर रहे हैं। पूसा हाइड्रोजेल एक दूसरी टेक्नोलॉजी है हमारी, जिसमें कि ये सिंथेटिक जेल है जिसके अंदर ये क्षमता है पानी को 500 गुना सोखने की। और जैसे जैसे जरूरत होती है पानी
कि वैसे वैसे फसल को ये रिलीज करता है, तो इसका हम सॉइल में एप्लीकेशन करते हैं। इसको भी हमने कई कंपनीज के साथ मिलकर के कमर्शलाइजेशन किया है, एक कंपनीज का नाम दिया हुआ है। और एक पूसा STFR सॉइल टेस्टिंग एंड फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन मीटर विकसित किया गया है, जिससे कि मृदा के अंदर 14 पैरामीटर्स जो है मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उनका हम आसानी से पहचान कर सकते हैं। 80,000 की मशीन आती है, इसको भी ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पे, FPO लेवल पे करके और व्यवसाय सृजन का भी ये काम करेंगे, युवाओं को भी आकर्षित करेंगे। युवा एक मशीन ले लिया 80,000 की, और उस गांव का पूरा सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने के लिए ये मशीन बहुत उपयुक्त होगी। इसका भी हम व्यवसायीकरण कर रहे हैं और किसानों को दे रहे हैं। नीम कोटेड यूरिया एक टेक्नोलॉजी, इसके बारे में आप बहुत सुनते हैं। इस टेक्नोलॉजी का भी विकास इसी संस्थान के द्वारा किया गया था, और आज देश में जितना यूरिया का उत्पादन होता है 100% यूरिया जो है नीम कोटेड आती है, जिसकी वजह से उसकी यूज एफिशिएंसी बढ़ती है। करीब करीब 10% के आसपास यूज एफिशिएंसी बढ़ गई है, और 10% उसकी मात्रा में कमी हो गई। पहले जो यूरिया का बैग 50 किलोग्राम का आता था, वो घट करके 45 किलोग्राम का हो गया है। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी बहुत ही राष्ट्रीय स्तर पर उपयोगी सिद्ध हुई है। मैं अपने टीम के सभी साथियों का, खासकर राइस टीम के डॉक्टर गोपाल जुड़े हुए थे, अभी जुड़े होंगे शायद, डॉक्टर प्रलय भौमिक, डॉक्टर विनोद, डॉक्टर नागराजन, डॉक्टर रंजीत, हरिता, सारे हमारे स्टूडेंट्स, सारफ जो कि बैकबोन है इस प्रोग्राम के, उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं उनके योगदान के लिए। और अभी मैं इसको अनशेयर करूंगा, और इसके बाद जो दूसरा प्रेजेंटेशन है छोटा सा, उसको जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के ऊपर है विशेष रूप से, उसको मैं शेयर करूंगा, ताकि उस विषय पर भी हम चर्चा कर सकें। डॉक्टर साहब, समय है अभी या हम डिस्कस करना चाहेंगे? नहीं, अच्छा रहेगा, इसका समय है और लाभकारी भी होगा। बहुत इंटरेस्टिंग होगा। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एक और टेक्नोलॉजी जिस फॉर्मेट में थी, मैं वहां पे नहीं इसको ले सका था, वो मैं ड्रोन का एप्लीकेशन हम कर रहे हैं, और सैटेलाइट इमेजिंग का ये एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में कर रहे हैं कई सारे कार्यों के लिए। एक तो सैटेलाइट इमेजिंग के माध्यम से हम जो पराली जलाई जाती है, कितने क्षेत्रों में पराली जलाई जा रही है, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में, उसका आंकड़ा हम सैटेलाइट के जरिए मैपिंग करके और उसका कोऑर्डिनेट फील्ड का लेकर के किसान, कौन सा किसान जला रहा है, ये सारी चीजें चिन्हित हो जाती हैं। और ये चीजें कार्बन क्रेडिट की जब हम बात करेंगे और किसान पोर्टल पे जाकर के अपना क्लेम करेगा कि हमने नहीं जलाया है, तो उसको वेरीफाई कैसे किया जाएगा? तो सैटेलाइट के माध्यम से उस कोऑर्डिनेट पे हम चेक कर सकते हैं कि उस किसान ने वास्तव में जलाया है या नहीं जलाया है। उसके आधार पर उसका कार्बन क्रेडिट का पेमेंट होगा। तो ये काम हम सैटेलाइट के माध्यम से कर रहे हैं। और ड्रोन का एप्लीकेशन कृषि के क्षेत्र में इसकी अपार संभावनाएं हैं, और स्टार्टअप भी इसमें बहुत सारे आ रहे हैं। अभी हमारा जो किसान मेला लगा था, उसमें हमने इस बार 5 विषय वस्तु रखा था मुख्य रूप से। पहला था उसमें डिजिटल एग्रीकल्चर, स्मार्ट एग्रीकल्चर, हाईटेक एग्रीकल्चर, इन सब विषयों पर चर्चा की गई, और ड्रोन एक उसका मुख्य विषय था। ड्रोन का मैं उपयोग बताऊं कितना हो सकता है, ये मुझे खुद समझने में महीनों लग गए कि वास्तव में किस प्रकार से इसका हम उपयोग कर सकते हैं। आमतौर पे जब ड्रोन की बात की जाती है तो एक अवधारणा आती है कि ड्रोन के द्वारा हम जो है स्प्रेइंग कर देंगे दवाओं का, खेत में ड्रोन उड़ा करके 8 मिनट के अंदर एक फ्लाइट, 8 लीटर का टैंक होगा, 10 लीटर का टैंक होगा, 1 एकड़ में छिड़काव 8 मिनट के अंदर हो जाएगा। जो अगर हम मैनुअल करते हैं तो उसको दिन भर लग जाता है 1 एकड़ का छिड़काव करने में। ड्रोन के द्वारा वो बहुत आसानी से हो सकता है, वो तो सही है, शादी विवाह में अपना फोटोग्राफी करने के लिए उसका उपयोग होता है। जब इसमें हम इंफ्रारेड हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगाते हैं, तो उससे हम क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग में, चाहे वाटर स्ट्रेस क्रॉप में है नहीं है, नाइट्रोजन की स्ट्रेस है क्रॉप में नहीं, ये पता कर सकते हैं। और डिजिटल सॉयल मैप बनाने में जिस स्पीड पर सॉयल हेल्थ कार्ड अभी बन रहा है वेट लेवल केमिस्ट्री से, उसको पूरे देश में 14 करोड़ किसान जो हैं उनका कार्ड बनाने में, अभी तक 2 करोड़ कार्ड बने हैं सॉयल हेल्थ कार्ड, 14 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड बनाने में कम से कम 10 साल का समय लग जाएगा। लेकिन ड्रोन के द्वारा जो हम टेक्नोलॉजी परफेक्ट कर रहे हैं, उसके द्वारा सॉयल हेल्थ कार्ड जनरेट बहुत ही फास्ट हो जाएगा। दूसरा, ड्रोन के द्वारा
बायो सेंसर इसमें लगा करके, और उसमें स्प्रेयर भी है, दवा भी भरी हुई है। ड्रोन के द्वारा ये पता चल जाए खेत पर उड़ा करके कि किसान भाई, जैसे धान की बात हम करते हैं तो उसमें अगर ब्राउन प्लांट हॉपर, तेला या चेपा लगा हुआ है तो ये कीड़ा इतना खतरनाक होता है कि 3 दिन के अंदर पूरी फसल को बर्बाद कर देता है। किसान को पता ही नहीं चलता है, जब तक पता चलता है कि कीड़ा लग गया तब तक सारी फसल जो है समाप्त हो जाती है। सेंसर से, ड्रोन के माध्यम से, और इसकी एक खूबी होती है कीड़े की कि हमेशा एक कंसेंट्रिक रिंग गोलाई में लगता है, जिसको हम हॉपर बर्न बोलते हैं, फिर इसके बाद पूरे खेत में फैलता है। तो बायो सेंसर के माध्यम से पहले ही ड्रोन से हम पता कर लेंगे कहाँ पे कीड़ा लगा है। जब ड्रोन स्प्रे करने के लिए जाएगा तो उसका नोजल वहीं पे खुलेगा जहां पे जिस पैच में कीड़ा लगा है, उतनी दूर छिड़काव किया जाएगा, फिर बाकी जगह छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं। तो इसके देखिए कितने फायदे हुए। पहला फायदा तो ये हुआ कि जो 1 एकड़ में 120 ml दवा लगनी थी, वो आपकी 10 ml में काम चल गया और पूरे जगह पे छिड़काव करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जो नुकसान होता उत्पादकता में वो बच गया, आपको पैदावार अच्छी मिलेगी। तीसरा, पूरे खेत में दवा छिड़कने से जो रसायन के अवशेष आते उससे मुक्ति मिली। तो जब तीनों चीजों का एक साथ फायदा मिलेगा तो अच्छा आपको लाभ खेती में मिलेगा। तो ड्रोन के बहुत सारे फायदे आगे आने वाले दिनों में आएंगे, और इस क्षेत्र में हम लोग बहुत तेजी से काम निजी क्षेत्र के साथ मिल रहे हैं। इस मेले में कम से कम 120 स्टार्टअप आए थे जो कि इन क्षेत्रों में काम कर रहे थे, कुछ की मैं चर्चा करूंगा। अभी हम एग्री स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी क्या है, किस प्रकार से हम स्टार्टअप को एम्पावर कर रहे हैं, खेती को और किसानों को एम्पावर करने के लिए स्टार्टअप के माध्यम से। तो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत एक बहुत बड़ी परियोजना करीब 37 करोड़ की मिली है, जिसमें कि हम कई प्रोग्राम चला रहे हैं। उपजा है, एराइज है, क्षितिज है, बीज है, और इसके अलावा समर्थ है, मैत्री है। तो ये सब प्रोग्राम अलग अलग तरह के स्टार्टअप के लिए हैं। जैसे कि उपजा का है लॉन्च पैड फॉर लैब टू मार्केट, जिसके पास कुछ है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, कुछ स्टार्टअप हैं, अब उनको बाजार से जोड़ना है, उसके बीच में कुछ कमियां रह गई हैं तो उसको किस प्रकार से हम पूरा करें। उसी तरह से कुछ स्टार्टअप ऐसे आते हैं जो एराइज की कैटेगरी में आते हैं, उनके पास सिर्फ आइडिया है, बाकी कुछ नहीं है। तो आइडिया लेकर के आए, कौन कौन से स्टेक होल्डर उनसे कनेक्ट करके उनकी आइडिया को हम बिजनेस का रूप दे सकते हैं। उसी तरह से क्षितिज है, इसमें एग्री इनोवेशन को नर्चर करने के लिए प्रोविजन किया गया है। प्री इंक्यूबेशन सीरीज फॉर यंग एंटरप्रेन्योर, ये बीज प्रोग्राम है। तो ये अलग अलग प्रोग्राम में हम स्टार्टअप को डेवलपमेंट करने का काम कर रहे हैं। एराइज में अभी तक करीब हमारी जो एप्लीकेशन 12,000 के आसपास आई हैं, और इसमें 378 स्टार्टअप को फंडिंग के लिए सिलेक्ट किया गया है, और कुल मिलाकर के इनको जो है 16 करोड़ की फंडिंग अभी तक अप्रूव की गई है पूसा कृषि इंक्यूबेटर के द्वारा। उसी तरह से उपजा प्रोग्राम के अंतर्गत करीब 9,586 एप्लीकेशन आई थी, और इसमें जो है 436 को सिलेक्ट किया गया था, और 69 करोड़ की जो है फंडिंग इनको अभी अप्रूव की गई है पूसा कृषि इंक्यूबेटर के द्वारा, और इसके जितने बाकी सेंटर्स हैं। इसके इफेक्ट देखिए, अभी तक टोटल हमने स्टार्टअप को फंड किया है 335। प्रोडक्ट जो मार्केट में इनके द्वारा लॉन्च किए गए 2831 हैं, और इसमें से वुमेन लेड स्टार्टअप हैं 88, जो बार बार हम जेंडर इक्विटी की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं। इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स जो हैं वो करीब 2557 हैं, और इसमें कुल मिलाकर के फंडिंग जो स्टार्टअप की अभी तक 150 करोड़ की हुई है, और जो 226 करोड़ के आसपास स्टार्टअप का रेवेन्यू आया है। इसमें जो एरिया जिसमें कि हम फंडिंग किए हैं उसमें एग्री फिनटेक है, वेस्ट टू वेल्थ है, इसके बाद सप्लाई चेन है, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है, इसके अलावे फार्म मैकेनाइजेशन है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस प्रिवेंशन है, प्रिसीजन फार्मिंग है। और ये स्टार्टअप जो है अलग अलग राज्यों से आए हैं, इनकी संख्या दी हुई है यहाँ पे कौन कौन से राज्य से, क्योंकि ये पूरे कंट्री वाइड ओपन प्लेटफॉर्म है। इन एप्लीकेशन हम इनवाइट करते हैं, और इसके बाद उसकी मल्टी लेवल स्क्रीनिंग होती है। 3-4 बार स्क्रीनिंग होने के बाद फिर हम इनको चयन करते हैं। जब एक बार इनको हम चयन कर लेते हैं तो उसके बाद इनकी हम हैंड होल्डिंग करते हैं, और पूरा इसमें 360 डिग्री पर्सपेक्टिव दिया जाता है, जिसमें हम इनकी बिजनेस और फाइनेंशियल सेशन भी कराते हैं, टेक्निकल सेशन की मेंटरिंग कराते हैं, कारपोरेट के साथ इंटरेक्शन करवाते हैं। इसके अलावे जो है हम इनको जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी, क्योंकि अल्टीमेटली कृषि से जुड़े जो स्टार्टअप हैं उनको
किसानों को जाना है, किसानों तक जाना है, उनकी समस्या क्या है, उनको क्या चाहते हैं, उनकी भाषा समझना जरूरी है। तो उनके लिए भी हमारे जितने मेरा गांव मेरा गौरव प्रोग्राम है, 120 क्लस्टर्स हैं जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। एक क्लस्टर के अंदर 5 गांव हैं, हर क्लस्टर में 5 वैज्ञानिक जाते हैं। तो उनके माध्यम से हम जो स्टार्टअप हमारे आते हैं उनका हम 1-to-1 इंटरेक्शन किसानों के साथ भी कराते हैं, ताकि उनकी समस्याओं को समझ सकें और उसके आधार पर कार्य कर सकें। इसी तरह से जो हमारा मैत्री प्रोग्राम है, उस मैत्री प्रोग्राम के तहत हमारा इंटरनेशनल स्टार्टअप लिंकेज का प्रोग्राम है। मैचिंग पार्टनर हम आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे ये ब्राजील के साथ हमने किया था। तो ब्राजील के 5 स्टार्टअप चुने गए थे, उनको यहाँ पे लाए गए और उनके 5 मैचिंग स्टार्टअप जो है इंडिया से चुने गए, क्योंकि अगर ब्राजील का स्टार्टअप है उसको आकर के इंडिया में बिजनेस करना है तो इंडिया में बिजनेस का एनवायरनमेंट कुछ अलग है, लेकिन यहाँ के जो स्टार्टअप हैं उस बिजनेस एनवायरनमेंट से परिचित हैं। तो वो अगर आपस में इनका संपर्क हो जाता है तो उनके माध्यम से उनकी टेक्नोलॉजी को यहाँ पे बढ़ाने में यहाँ के स्टार्टअप मदद कर सकते हैं। वाइस वर्सा, जब यहाँ के लोग वहां पर जाएंगे तो उनको मदद मिलेगी। तो ब्राजील के लोग आए थे, 3 महीने की ट्रेनिंग यहाँ पर दी गई थी और इंडिया वालों को भी ब्राजील जाना था, लेकिन इसी बीच में कोविड आ गया जिसकी वजह से हम नहीं जा पाए वहां पर। लेकिन अभी भी हमारा ये प्रोग्राम चल रहा मैत्री का, और ये मैत्री प्रोग्राम हम दूसरे देशों के साथ, जापान के साथ, कनाडा के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी शुरू कर रहे हैं। कुछ सक्सेस स्टोरीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो स्टार्टअप हमारे हैं, जैसे सेट टू फार्म मोबाइल, ये सतयुक्त करके है कंपनी जिन्होंने ये मोबाइल डेवलप किया है, जो कि किसान मोबाइल ऐप है जो कि किसान अपने खेत में फोटो लेकर के भेजेगा तो उसके आधार पे उस खेत में नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है नहीं है उसको एडवाइजरी जारी हो जाएगी, कौन सी बीमारी लगी है वो बता दिया जाएगा, कौन सी दवा छिड़कनी है वो बता दिया जाएगा। इसी तरह से बिजी टू इजी एक स्टार्टअप है जिन्होंने सब्जियों की बिजाई के लिए छोटी मशीनें विकसित की हैं। और इसी तरह से एक ये स्नीपर बायोलॉजिकल करके है बायोप्राइम कंपनी, जिन्होंने ये एक इनेट इम्यूनिटी को एक्सप्लॉइट करते हुए इफेक्टिव डिफेंस सिस्टम डेवलप करने के लिए बनाया है स्टिमुलेंट। और इसी तरह से आपका जो है ये एक है वेयर हाउस रिसीट फाइनेंस, क्योंकि किसानों को जब लोन लेना होता है तो उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, बीच में बिचौलिए आ जाते हैं। तो इस ऐप के माध्यम से आप जब अपनी फसल बेचते हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है अपडेट कर देंगे, उसके साथ बैंक जुड़ा हुआ है तो बैंक को आपको पता है कि आपने कितनी फसल किस बाजार में कहाँ पे बेची है और आपकी वास्तविक आर्थिक स्थिति क्या है, उसके आधार पे आपको लोन तुरंत मिल जाएगा। इस ऐप के माध्यम से वो सुविधा ले सकते हैं। इसी तरह से कहीं भी रनिंग वाटर अगर है तो उसमें एक मिनी टरबाइन विकसित किया है एक स्टार्टअप ने, इसके द्वारा जो है हम किसान बिजली अपनी खुद की बिजली पैदा कर सकते हैं। इसके माध्यम से ये करीब जो है 3 से 5 हार्स पावर की मोटर इससे चला सकते हैं। एक ये स्टार्टअप क्यारी के नाम से है, इन्होंने एक ऐप विकसित किया। जैसा कि जानते हैं कई क्षेत्रों में अक्सर समस्याएं आती हैं जानवरों की, और जानवरों से नुकसान बहुत ज्यादा फसलों का होता है, जंगली जानवरों का कई बार इंट्रूजन होता है और आजकल तो छुट्टे पशु बहुत सारे घूम रहे हैं जिनसे फसलों का नुकसान हो रहा है। तो इन्होंने एक ऐप विकसित किया है जिसमें कि इंफ्रारेड के माध्यम से पशुओं की, जब जंगली जानवर खासकर हाथी के लिए, शेर के लिए जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, गाँव में किसानों के क्षेत्र में जंगल से इस तरह के जंगली जानवर आ जाते हैं तो उनकी बॉडी हीट को सेंस करके उसमें से फिर एक आवाज निकलती है जो इसको रिपील करने का काम करती है। जैसे कि अभी इसको हम चलाएंगे तो आप आएंगे कि ये हाथी, 3 हाथी आ रहे हैं, देखिए उधर से आते हुए दिख रहे हैं। ये आवाज हुई, वापस ये तुरंत भाग गए। उसी तरह से एक चीता आया था वो भी भाग गया, डियर है उसको भी भगाने का काम करता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐप इस तरह से विकसित किए गए हैं और इसमें सभी यंग माइंड IITians हैं, बिजनेस मैनेजमेंट MBA करके बच्चे आए हुए हैं। कृषि की जानकारी उनको उतनी ज्यादा नहीं है और उस कमी को हम लोग पूरी तरह से पूरा कर रहे हैं, उनको जोड़ करके समस्याओं से अवगत कराने के लिए, ताकि किस प्रकार से वो सही समाधान इसका ढूंढ पाए। ये एक स्प्रेयर एक स्टार्टअप ने डेवलप किया है प्रेडेटर के नाम से,
जो कि छोटी मशीन है, खासकर बागवानी फसलों में, खासकर जैसे अमरूद का बगीचा है, आम का बगीचा है, सेब का बगीचा है, वहां पे दवाओं का छिड़काव करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उस हाइट पे आप जा नहीं सकते। अब तो ड्रोन आ गया, ड्रोन से जाकर के छिड़काव कर सकते हैं, बागवानी फसलों में आसानी हो जाएगी। लेकिन इसमें जो है छोटी मशीन है, रोल कर जाती है, कीचड़ भी है, पानी भी है, कुछ भी है, उसके अंदर चली जाएगी और इसके नोजल में फोर्स इतना होता है, करीब 25 से 30 फुट ऊपर तक, जो फीट ऊपर तक ये छिड़काव कर सकती है। तो इसका विकास किया है एक स्टार्टअप ने। और इसी तरह से एक स्टार्टअप ने विकसित किया है ये ग्रीन रोबोट मशीन, जो कॉटन पिकिंग के लिए, क्योंकि लेबर की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कॉटन में जब हम पिकिंग करना होता है, 3 बार 4 बार पिकिंग करने में लेबर बहुत ज्यादा लग जाती है और उपलब्ध नहीं होने के कारण सही समय पे पिकिंग नहीं हो पाती है। तो ये स्टार्टअप ने कॉटन पिकिंग की मशीन विकसित की है, जो कि काफी उपयोगी है किसानों के लिए। तो इसके साथ मैं आप लोगों को एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद देता हूं अपना समय हमें देने के लिए और यह अवसर प्रदान करने के लिए कि मैं आपके साथ संस्थान के द्वारा किए गए कार्यों को साझा कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you for elaborating through this thorough background research on Basmati, the challenges and the frontier developments, plus the new innovations you talked about. Thank you so much. Shall we move to the questions, sir? If you permit. Yeah, before we move, let me congratulate Ashok. Now I'll not say Dr. Ashok Kumar Singh. I'll say Ashok. He's my student, and you know, Ashok, why I did not reveal that in the beginning, because I wanted my student to express first, and then I say I am proud teacher of this student. So you did wonderfully well explained the things which I'm sure all strata of society, including scientists, would be benefited. What I would just conclude in one word is that you told कैसे धान से धन बनेगा, कैसे धान से धनी बनेंगे। तो वो एक रास्ता जो आपने दिखाया है, आई एम श्योर बहुत सारे जो किसान हमसे जुड़ते हैं और जो उद्यमी जुड़ते हैं वो जान पाएंगे कि बासमती केवल खुशबूदार चावल नहीं, उसकी खुशबू में एंटरप्रेन्योरशिप छुपी है और कितनी मेहनत की गई है पूसा अनुसंधान द्वारा। दूसरी ओर जो कार्य आपने उद्यमिता के बारे में बताया है, मेरा पूरा विश्वास है कि जो लोग आज स्टार्टअप या आइडिया लेकर चल रहे हैं वो जरूर जुड़ना चाहेंगे पूसा संस्थान के साथ। तो इससे पहले कि वो ये प्रश्न की ओर आए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये बता दें कि जब कोई ऐसा किसान जो रिमोट एरिया से आता है, जिसको कुछ भी नहीं पता है, वो पूसा संस्थान में संपर्क कैसे करे, क्योंकि हमसे जो हमारे साथ जुड़े हुए उद्यमी और वो लोग हैं वो ये पूछते हैं हमेशा प्रश्न के आज डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने तो बहुत अच्छी बातें बताई, अब हम इनका लाभ उठाना चाहते हैं तो हम कहाँ जाएं। तो जैसे ही आप ये बताएंगे हम अपने सभी जो लाभार्थी हैं उन तक ये संदेश पहुंचा देंगे। पहला प्रश्न मैं ही पूछना चाहूँगा आपसे, जो कि जो किसान मेरे साथ या हमारे साथ जुड़े रहे हैं उनमें से अधिकांश, जैसा आप जानते हो, मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स पर कार्य करते हैं। तो वो ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से वो एक क्रॉप रोटेशन में किस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी पा सकते हैं। बासमती की जो आपने वैरायटीज की बात करी कि वो अपनी विभिन्न फसलों को उनके साथ जोड़ सकें, यानी कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है डेट्स ऑफ सोइंग और डेट्स ऑफ हार्वेस्टिंग में, और इवन जो इरिगेशन या सॉइल रिक्वायरमेंट है, ताकि वो अपनी फसलों के साथ साथ बासमती भी ले सकें। उदाहरण के तौर पर जो खस की फसल है, खस की फसल भी सबमर्ज्ड रहती है, वो भी पानी में, डूबे पानी में हो सकती है। तो क्या खस जैसी फसलें धान के साथ ली जा सकती? डॉक्टर साहब ने विविधीकरण की बात की कि बासमती या धान के साथ
फसल विविधीकरण हम कैसे कर सकें, विशेष रूप से मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स का। मैं इस चीज को एडमिट करना चाहूंगा कि मुझे बहुत ज्यादा मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन विविधीकरण की अपार संभावनाएं हैं। जैसे धान की जब से हम लोगों ने जल्दी पकने वाली किस्में विकसित कर दी हैं, और उस फसल चक्र में अगर किसान भाई को मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स की जानकारी है तो उसके हिसाब से वो अपना फसल चक्र बना सकते हैं। जो हमारी 120 दिन की फसल है, जिसमें 25 दिन तो नर्सरी में चला जाता है, खेत के अंदर फसल मुश्किल से 100 दिन रहती है। तो इसमें जो सब्जी वाले किसान हैं वो तो धान काटने के बाद आलू लगाते हैं, आलू के बाद प्याज लगाते हैं। कुछ किसान धान के बाद आलू लगाते हैं, आलू के बाद सूरजमुखी लगाते हैं, इसके बाद फिर वो धान पर आते हैं। कुछ किसान धान काटने के बाद बीच में मूंग लगाते हैं, मूंग लगाने के बाद फिर गेहूं लगाते हैं। धान के बाद गेहूं लगाते हैं, गेहूं लगाने के बाद फिर उसके बाद मूंग लगाते हैं, मूंग के बाद फिर धान लगाते हैं। तो इस तरह के फसल चक्र में उनकी आमदनी काफी बढ़ती है और मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। दूसरा जो आपने बताया कि खस की फसल जो है उसमें पानी में उसकी हम खेती कर सकते हैं, तो इसमें धान में भी जैसे है कि कोई ये जरूरी नहीं है कि हमेशा पानी इसको खेत में हम खड़ा ही रखें। ये एक मिथ है कि पानी हमेशा धान के खेत में खड़ा रहना चाहिए। जो उचित तरीका है वो अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग का। एक बार पानी भरिए, सूख जाए, मतलब इतना न सूखे कि दरार फट जाए, क्योंकि एक बार खेत में दरार फट जाएगी तो पानी फिर देंगे तो जमीन के नीचे पानी चला जाएगा, रुकेगा नहीं। तो खेत गीला हो उसके बाद दोबारा पानी हम दे दें। तो ऐसी स्थिति में अगर फसल हो जाती है जो मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स की, तो उसको लगा सकते हैं। मैं इसके बारे में जानकारी ले करके आपको मैं फिर बता दूंगा। कुछ किसान हैं हमारे जो कि मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स की खेती कर रहे हैं, तो उनके साथ मैं अनुभव लेकर के फिर मैं आपसे साझा करूंगा। Thank you, sir. So any more questions from our side? No, first you put the other questions, then we will come back. Okay, so there are two questions. पहला क्वेश्चन ये है सर कि are there some new varieties which could be sown in Bihar? सर हमारे पास कुछ ऐसी वेराइटीज हैं क्या जो बिहार में हम लगा सकते हैं, किसी ने पूछा है। अगर वो बासमती के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि जैसा मैंने शुरू में ही बताया, बासमती को जीआई के अंतर्गत प्रोटेक्शन दिया गया है और उसकी खेती सिर्फ 7 राज्यों में की जा सकती है। इसके बाहर इसकी खेती नहीं की जा सकती है। अगर कोई किसान इसकी खेती करते हैं 7 राज्यों से बाहर, तो उस चावल को बासमती के नाम से नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि जीआई का एक नियम है कि अगर इसको हम अपने कंट्री में रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो बाहर इसको रिस्पेक्ट नहीं किया जाएगा। तो आज जो बासमती की वैल्यू है 30,000 करोड़ की, बिकॉज ऑफ जीआई प्रोटेक्शन, बिकॉज ऑफ क्वालिटी बीइंग एसोसिएटेड विद ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन। तो इसलिए हम बाहर ले जाने की इसकी संस्तुति नहीं करते हैं। तो वहां के लिए कोई बासमती की किस्में हमारी रिकमेंडेड नहीं है। कोई किसान ले जा करके लगा करके देखना चाहते हैं तो हमारी किस्में होती हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से ज्ञान है कि बहुत सारी किस्में किसान ले जा करके आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में और बिहार में भी लगाते हैं। एक दूसरी समस्या उधर बासमती किस्मों लगाने में है कि इनकी मिलिंग के लिए, चूंकि चावल की लंबाई करीब 8 से 9 मिलीमीटर होती है, तो जो सामान्य राइस मिल्स हैं वहां पे उन क्षेत्रों में उपलब्ध हैं, वो इस चावल को बहुत तोड़ देती हैं, टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। तो रिकवरी जो है खड़े चावल की वो 35% से भी कम हो जाती है। जबकि इस क्षेत्र में बहुत अच्छी मिलें लगी हैं। एक एक मिल की कीमत 200 करोड़ के आसपास आती है और ये भुलर प्लांट हैं जर्मन के या सताके प्लांट हैं जापान से लाए हुए, और उनकी मिलिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये रेवोल्यूशन जो आया है, सिर्फ किस्मों का ही मैं इसका श्रेय नहीं दूंगा, किस्में तो हैं ही, किस्में नहीं होती तो नहीं होता, लेकिन मिलिंग इंडस्ट्री ने जो इन्वेस्टमेंट किया है, टेक्नोलॉजी लेकर के आए हैं मिलिंग के लिए, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। उस तरह की मशीनें वहां पे नहीं है। लेकिन ये मैं कहना चाहूंगा कि उधर के लिए कई जीआई संरक्षित चावल की किस्में हैं बिहार में, खासकर एक भागलपुर कतरनी है, उनका खुशबूदार चावल है भागलपुर कतरनी, उसको भी जीआई मिला हुआ है। बहुत ही अच्छी गुणवत्ता है उसकी, जो है उसका प्रमोशन वहां पर होना चाहिए और उस क्षेत्र में विकास होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच सर, इट वाज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हमें कुछ और भी इंसाइट्स मिल गए इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिजर्वेशन बॉक्स यू मेंशन्ड अवेलेबल फॉर सेल? मेरे ख्याल से ये उसकी बात कर रहे हैं जो आपने वेजिटेबल प्रिजर्वेशन बॉक्स बताया था, ओवरनाइट वहां रख सकते हैं, क्या वो सेल पर है या कैसे वो
क्योंकि ये contractor? यूनिट की कास्ट करीब 6 लाख के आसपास आती है, तो 4-5 हमारे लाइसेंसी हैं जिनको हमने इसको लाइसेंस किया है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो वो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उनका हम डिटेल साझा कर देंगे। अगर कोई अपने यहाँ लगाना चाहता है तो उनसे संपर्क कर सकते हैं, वो लगाएंगे। और पहले प्रश्न के संदर्भ में उस क्षेत्र के लिए अगर किस्मों की बात करें तो बहुत सारी नई किस्में आई हैं बिहार के लिए, खासकर जो है, जैसे एक स्वर्णा सबोन किस्म है, जो पानी अगर ज्यादा है, रुपाई के बाद धान खेत में डूब जाता है 15 दिन तक, इसके बावजूद भी अगर वो किस्म जो है अच्छी पैदावार दे जाती है पानी हटने के बाद, स्वर्णा सबोन है। हमारे संस्थान के द्वारा विकसित एक पूसा 1850 किस्म है, जो कि बीपीटी 5204 संबा मसूरी बहुत पॉपुलर किस्म है उस क्षेत्र के लिए। तो संबा मसूरी में ब्लास्ट के लिए रेसिस्टेंट जीन हमने डाला है, 3 जीन ब्लास्ट के लिए। उसमें ब्लास्ट बहुत आता था, लेकिन इसमें ब्लास्ट बिल्कुल नहीं आता है, उसको विमोचित किया गया है, वो बिहार के लिए रिकमेंडेड। तो कोई किसान भाई अगर चाहते हैं तो संबा मसूरी का सुधरा हुआ प्रारूप जो है पूसा 1850, पूसा संबा 1850 जिसको हम बोलते हैं, तो उसकी खेती कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। सर, अगर ये कोई किसान जो देख रहे हैं हमें, वो एग्जैक्टली इतनी डिटेल्स लेना चाहे तो किसको, IRI को डायरेक्टली भी लिख सकता है या हमें कोई इसका छोटा सा आंसर? दो माध्यम है। आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी मैं ये बात साझा करना चाहूंगा कि हमारा एक जो है YouTube चैनल है पूसा समाचार के नाम से, और ये हम साप्ताहिक कार्यक्रम आता है शाम को 7 बजे शनिवार को। हर शाम शनिवार को 7 बजे पूसा समाचार प्रसारित करते हैं हम, जिसमें संस्थान के वैज्ञानिकों के द्वारा कार्यक्रम बनाया जाता है, संस्थान के वैज्ञानिकों के द्वारा पढ़ा जाता है। और उसमें एक सेक्शन है पूसा व्हाट्सएप सलाह। तो उसमें हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर किसान भाई अपने जो समस्या है वो भेज दें। अपने किसी फसल में बीमारी लगी है उसका फोटो लेकर के भेज दें, तो उसको हम व्हाट्सएप के माध्यम से तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं। और अगले अंक में जब समाचार का आता है तो उस अनुभव से दूसरे किसान भी लाभ ले सकें। प्रश्न उत्तर कार्यक्रम उसके अंदर होता है, उसमें हम उन प्रश्नों को साझा करके उसका जवाब भी देते हैं, पूसा व्हाट्सएप सलाह के नाम से। और इसके अलावे हमारा जो है एक नंबर है 2584-1039। ये हमारा कॉल सेंटर का नंबर है संस्थान का, 2584-1039। तो इस पे संपर्क करेंगे तो संस्थान में उपलब्ध जितने बीज हैं, टेक्नोलॉजी हैं और कोई भी समस्या है उसकी जानकारी आपको सीधे मिलेगी। थैंक यू सर। तो जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा है या जो भी किसान हमें देख रहे हैं, वो आज शाम को ही आपसे जुड़ सकते हैं 7 बजे पूसा समाचार के लिए। आज शनिवार है, आज शाम को कृपया पूसा शाम समाचार चैनल पे जाइए और आज जरूर देखिए। इसके माध्यम से कम हमारी व्यूअरशिप जो है बढ़ जाएगी। आई होप सो सर। और बहुत अच्छी सूचना आपको मिलेगी घर बैठे। थैंक यू सर। हम ये अपने प्लेटफॉर्म पर भी बता देंगे अभी एक नोटिफिकेशन के जरिए। सर, आपको प्रोफेसर खनूजा, यू विश टू ऐड समथिंग? हाँ सर, डॉक्टर सिंह, दो सूचनाएं जो हमारे लाभार्थी लेना चाहेंगे। एक तो ये कि जो पूसा संस्थान का कृषि मेला होता है, इसकी तिथियां क्या होती हैं? क्या वो फिक्स्ड हैं या उसके मंथ फिक्स्ड हैं, और कितनी बार वर्ष में होता है? डॉक्टर साहब, ये मेला वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है और मार्च के महीने में होता है। आमतौर पे प्रथम द्वितीय सप्ताह में आयोजित किया जाता है। डिपेंडिंग अपॉन की उद्घाटन सत्र में हम केंद्रीय कृषि मंत्री को हर बार बुलाते हैं, तो उनकी उपलब्धता के हिसाब से थोड़ा वो डेट आगे पीछे हो जाती है, लेकिन 1 मार्च से लेकर के और 15 मार्च के बीच में हम हर वर्ष आयोजित करते हैं। तो इसकी सूचना अगर हमें फ्लोराफोना को मिल जाया करेगी बिल्कुल, आगे? बिल्कुल देंगे। और दूसरा, क्या आपके यहाँ जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम एंटरप्रेन्योरशिप के, उनकी कुछ डेट शीट है या कुछ है, कहाँ से उपलब्ध हो सकती है? ये हमारे IRI की वेबसाइट पे और नेशनल न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करते हैं, और हमारा जो पूसा कृषि इंक्यूबेटर सेंटर है उसकी वेबसाइट पे भी आता है। डॉक्टर नीरू भूषण है, उनका नंबर हम दे देंगे, और मैं आपकी साइट को भी उनसे कनेक्ट कर दूंगा। तो वो राज, जरा हमको YouTube चैनल का वो लिंक जरा भेज देना।
हाँ, चैनल का लिंक किया। अभी भेजिए। और एक है कि किसी भी उद्यमी को अगर मार्केटिंग हेल्प चाहिए होती है तो वो ऐसे आप कैसे किस तरह से उनको प्रदान करते हैं? मार्केट लिंकेज में बेसिकली हमारा जो है अभी एक MOU साइन हुआ है, एक कंपनी है ग्रो इंडिगो. Grow Indigo is a joint venture of Maiko and Indigo company from US. Now, this company has launched a platform, growmandi.com, and on this platform they are bringing the buyers and sellers together. So, for example, all the whether it is input dealers, they can register, farmers can register. So farmers will place an order for a particular input, and dealers will supply that input online, just like we do it in Amazon or Swiggy or any other online marketing system. The other is there are purchasers like say for example big exporters, factories who want the produce in bulk. Another side, we have registration of FPOs, farmers producers organizations. They will also register on the platform. Right now, we have almost 1 lakh plus farmers and stakeholders who have registered. So if a company wants, for example, 5,000 tons of tomato of a particular variety, and the FPO comes forward and says, I will produce this for you. So there is a linkage that is established on the platform. And then they will make 50% advance payment, and the producers will produce and make it available. So we are providing this through linkage marketing platform and also input. And for input delivery, we have signed 2 MOA. One is with a company called eFarm, that is also a startup. Another is AgriJunction, that is also a startup by IIT Kharagpur. They have what they have done. They have taken the warehousing corporations go down in Punjab and hired that. And they have signed MOA with us. So we provide them seed. So they will keep it in those warehouses in the specific locations. And on their website, the farmers can go and request for a certain quantity of seed, that variety that they want. And they have also mapped the motorbikes, the cars of those villages, different areas. So if they are located, for example, in Jalandhar, and there are people daily, some people will come visiting from each villages. So those vehicles are mapped, and through those vehicles, they will deliver the input to the farmers at their door step in terms of seeds and others. So these are the 2 platforms that we have initiated recently for online input delivery and also trading of the commodity with the prior commitment and agreement. I can provide the detail of both Grow Indigo and this two. Sure. और एक फाइनल क्वेश्चन कि जो आपके एंटरप्रेन्योर्स, जो स्टार्टअप्स हैं जिनको आपने इनक्यूबेटर में सेलेक्ट किया है एंड नाउ दे आर ग्रोइंग, उनका कोई नेटवर्क है जिसको हमारे एंटरप्रेन्योर्स ज्वाइन कर सकें? ताकि क्योंकि ना आजकल लोग ये प्रेफर करते हैं कि जो कर रहा है उससे पहले बात करके थोड़ा कॉन्फिडेंस बनता है और फिर वो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल. So this complete link I will provide. Doctor, I will ask Niru Bhushan to give the complete detail. And they are all there on our PUSA incubator website. The complete list of incubator is there. So this link then Dr. Anil Kumar Singh will provide to our entrepreneurs and farmers. क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो हमारे इस तरफ उत्तर प्रदेश में और बिहार से या रिमोट एरिया से जुड़े हुए किसान हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनमें कॉन्फिडेंस, विश्वास आए IARI पे भी और टेक्नोलॉजी पे भी, और वो जुड़ जाएं तो वो आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि मैंने इन लोगों में ये देखी है कि उनमें जो एक इनोवेटिवनेस है वो बहुत है, लेकिन उनको रास्ता नहीं नजर आ रहा जो हम चाहते हैं कि आपके द्वारा उसको आगे बढ़ पाए। बिल्कुल सर, मैंने आपको अभी अपना YouTube का जो लिंक है भेजा आपके WhatsApp पे डॉक्टर साहब। ओके, इसको अगर इस पे हम नेटवर्क पे कैसे शेयर कर सकते हैं? अगर शेयर हो सके तो अच्छा रहेगा। सर मैं आपके YouTube का लिंक अपने Facebook पेज पर भी शेयर कर दूंगी।
so ठीक है। that मैंने उन लोग- I have sent it to Dr. Tanuja. okay. मैं अभी तुम्हें मनिका फॉरवर्ड कर हाँ, दूँ। yeah, sure. Let तो me just. सर ये YouTube I will put it in the chat box. Just a minute. या हाँ, चैट बॉक्स में डाल दी। yeah, great. So I'll share it instantaneously. And sir, ये जो आपका पूसा समाचार है, ये YouTube पे ही हमें मिलेगा व्यूअर्स को? हाँ, पूसा समाचार YouTube पे मिलेगा। YouTube पे। Yes. So all the viewers, there's a new insight कि आपको ये पूसा समाचार, you can watch it on YouTube, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक नंबर भी हम पोस्ट करेंगे, आप उस पर भी बात कर सकते हैं। So I will put it in the chat box. So that Thank you link so is much, there. sir. You can Yeah. just- मिल गया, I will post this link. Yes, sir. मिल गया। हाँ, मिल गया। And this will have, we started it on 15th August 2020, and no week has been missed so far. We are running into 125th episode of this news bulletin that covers wide range of topic, including some of the stories of successful farmers, entrepreneurs, all kinds of information you will find, scientific, technical, and which can directly benefit farmers. Thank you so much, sir. By the time I'll be posting this link, I request Dr. A.K. Singh, sir, to please proceed with the vote of thanks. थैंक यू डॉक्टर मनिका। सबसे पहले मैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल करके और वास्तव में आज उन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया है। बहुत ही सरल भाषा में जो सुगंध का राजा बासमती है उसके पीछे के विज्ञान को बहुत ही सरल भाषा में समझाया, और निश्चित रूप से चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे एंटरप्रेन्योर हो या किसान हो, सभी इससे लाभान्वित होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार से आगे बासमती में काम किया जा रहा है, चाहे वो सीड रेजिस्टेंट वैरायटीज के डेवलपमेंट का मामला हो, और उन्होंने ये भी बताया कि कृषि क्षेत्र में क्या क्या नई संभावनाएं हैं, विशेष तौर पे नवांकुरों के लिए, इनोवेटर्स के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, और खास तौर से विद्यार्थी जो कि कृषि में शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो नए नए रास्ते तलाश रहे हैं, उनके लिए आज का ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। एक बार फिर डॉक्टर अशोक, आपका हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि फ्लोरा फौना साइंस फाउंडेशन के मंच से जुड़कर आपने आज हमारा मार्गदर्शन किया और हमारा गौरव बढ़ाया। इसके साथ ही मैं अपने अध्यक्ष डॉक्टर तनुजा का भी आभारी हूँ कि उनके दिशा निर्देश में इस वेब सीरीज का आज सूत्रपात हुआ है। इनॉग्रल लेक्चर आए और आगे आने वाले लेक्चर और भी रोचक होंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। और भविष्य में फिर भी जब हमें डॉक्टर अशोक कुमार सिंह की आवश्यकता होगी, हम आपको जरूर तकलीफ देंगे। इस वेब सीरीज के जो इवेंट नोडल डॉक्टर मनिका हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से कार्यक्रम का संचालन किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं डॉक्टर मनिका। और डॉक्टर नीरज जो जनरल सेक्रेटरी हैं, महासचिव फाउंडेशन की, उन्होंने पर्दे के सामने और पर्दे के पीछे इस कार्य को बखूबी अंजाम दिया है। मैं उनका भी आभारी हूँ। और तमाम दर्शक जो कि हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हैं, जो और बाद में जो यूट्यूब पर भी इस लेक्चर को देखेंगे, हम उनके बहुत आभारी हैं। साथियों, हम अगले माह 9 अप्रैल को यानी सेकेंड सैटरडे को फिर एक नए एक्सपर्ट और एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर साहब। जब भी हमारी जरूरत हो आप बताइएगा, और भी रिसोर्स पर्सन की जरूरत विशेष हाँ, चलो अब आपको तकलीफ देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।